नहीं, मेरे को ऐसा नहीं बोलना। और ऐसा कुछ नहीं है कि कट कर यार, कट कर यार, कट कर। पेपर नैपकिन जो होता था, टिश्यू उसने लिया और टिश्यू पे उसने मुझे लिख के दिया। सर, उसने ये भी लिखा है वहां पे कि सर आई हैव रेड दिस समवेयर कि डू द थिंग्स फॉर हैप्पीनेस wrong, do the things out of happiness, right? So that's what the line which I really remember always, that a student taught me really कि Hello, dear viewers. Welcome to another wonderful episode of Chalk Talk with Midkaris. लास्ट एपिसोड में हमने बहुत सारी मस्ती करी थी दो ऐसी पर्सनालिटीज के साथ में जिन्होंने ना सिर्फ बच्चों को पढ़ा के उनको डायनेमिक इंडिविजुअल बनाया, बट ऑल्सो उन लोगों ने खुद अपनी लाइफ को इतनी मस्ती से जिया, विच वॉज रियली 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 समथिंग विच मेड अस लाफ लाइक हेल। एंड आज उन्हीं में से एक पर्सनालिटी के साथ हम लोग वापस बैठने वाले हैं। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, a singer, a teacher and a multifaceted personality. आप जो बोलो वो काम कर लेंगे, and that is none other than CA आशीष घाटे. Welcome Hi. to the podcast, sir. Hi. And last podcast was really very fun and इतना ज्यादा हंसे हैं उस दिन हम लोग, like अगर हम लोग कुछ भी बात करें, कोई ऐसा पॉइंट था ही नहीं जहाँ पे हमने हंसा नहीं उस दिन। एंड आज वापस उन सबको रिलीव करने, वापस उस हंसी को आगे बढ़ाने, वेलकम टू द शो। एंड अक्सर मतलब हमको ऐसा बोला जाता है कि आशीष सर की क्लास में बैठना इज बाय इटसेल्फ ऑफ क्या कहते हैं, किस्मत वाली बात है। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा ही अच्छा लगता है, सो इस बार भी अच्छा लग रहा है। नाउ लास्ट पॉडकास्ट में हमने काफी सारे एस्पेक्ट्स कवर किए थे, आपकी विराग सर की दोस्ती के ऊपर, आपकी पढ़ाई और ये सब चीजों के ऊपर में। बट नाउ आई वांट टू फोकस मोर on how you've built yourself over the years. And to begin with, I want to know about your early life, कि किस तरीके से आपने लाइफ शुरू की, स्कूलिंग कहाँ हुआ, कैसी मस्तियाँ रही आपकी और कैसे आपने चीजें करी, अबाउट दैट। देखिए, अभी चीजें ऐसी हुई है कि बचपन मेरा गोंदिया से हुआ है। आई एम बोर्न एंड बॉट अप देयर ओनली टिल 12th। उसके बाद फिर मैं नागपुर शिफ्ट हुआ। सो 10th तक इट वाज गुड, नॉर्मल लाइफ है, ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता है, या हमेशा हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। इट शुड बी नॉर्मल। द ओनली थिंग इज दैट हाउ यू एंड एंड हाउ यू रीच एंड वेयर यू रीच, दैट मैटर्स आई गेस। सो इज नॉर्मल ओनली। और मेरे ख्याल से ऑल व्हाट आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। सो नागपुर आने के बाद फिर सीए की जर्नी शुरू हुई है मेरी। My father wanted me to be a chartered accountant, and I wanted to be a lawyer first. But my father's wish was me to be chartered accountant. So मैंने शायद वो ज़्यादा अच्छा समझा, और वही मुझे लगता है सही, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में जानते हैं। तो वही उनकी मैंने बात सुनी, और 12th के बाद मैं सीए के लिए नागपुर में आया। देन मेरी मुलाकात, मैंने बताया जैसे, विराग से हुई, और बाकी दोस्त मेरे, अभिजीत, मेरे साथ यहाँ पे मेरा एक दोस्त गोंदिया से आया था, शिशिर। हम सब साथ में पढ़ते हमारी लाइफ बनती कि मेरे हिसाब से वहीं पे। इनफैक्ट मुझे जो, अगर मैं सच में देखना चाहूँ अपनी लाइफ में कि इन दोनों की वजह से मैं आज यहाँ हूँ, तो वो एक है जो मेरे फादर, एंड द नेक्स्ट इज PH मिटकरी सर। सो ये चीज़ें ना बिल्ड होते गई, और भगवान की दया से शायद ये ऐसा ही होना था, इसलिए हो गया। Alright, so this is how it all started. वंडरफुल। सो आप जब गोंदिया में थे तो आप किस तरीके की मस्तियाँ करते थे? क्योंकि मेरे को ये तो पता चला है कि आप बहुत खतरनाक मस्तीखोर थे, तो कुछ ऐसे मस्ती के एग्जाम्पल या मस्ती मतलब ऐसी कोई बहुत खर्चे वाली नहीं थी, डांट वाली थी। वही मस्ती होती सर, खर्चे वाली मस्ती। हाँ, मस्ती नहीं मतलब होती। ऐसे ही था। तो पतंग उड़ाना पसंद है, क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। मतलब हमको ग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम गलियों में क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे। तो बहुत सारे दोस्तों के साथ तो बहुत मस्तियाँ की है। और मतलब आई विल टेल यू वन स्टोरी। आई होप कि मेरे टीचर्स जिनके साथ ये हुआ था, या मैं और उनके साथ हुआ था, ये वो ना देखें। स्कूल में हमारी 8 o'clock हमारा प्रेयर होता था, तो उसके पहले हमको स्कूल पहुंचना होता था। तो हम जनरली पहुंच जाते थे। मेरे फादर का नाम बहुत था, तो ये प्रेशर था मुझ पे कि शायद स्कूल में पहुंचना है। बट ऐसा उन्होंने कभी मुझ पे प्रेशर नहीं दिया, बट वो मुझे ही लगता था कि नहीं, आई शुड गो फॉर इट। लेकिन एक दिन लेट हो गया मैं,
तो कुछ 8 सवा 8 बजे होंगे. 8:20 वी यूज्ड टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेक्चर. सो हम लेट हो गए थे 8:20. तो उसके बाद हमने क्या किया, जैसे मैं और मेरा दोस्त नदीम, हम स्कूल के गेट पे पहुंचे थे. हमको पहली बार वो गेट के इधर हमको देखना पड़ा अपने आप को. तो वो समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए. तो मैंने सोचा कि चलो अभी घर चलते हैं, अभी तो कुछ अलाउड नहीं करेंगे स्कूल में. तो फिर ही सजेस्टेड मी, नहीं एक काम हो सकता है. स्कूल के उधर जो हमारी क्लास थी, हमारी क्लासरूम जो थी, वो क्लासरूम के बाजू में एक क्लासरूम थी जहाँ की विंडोज ओपन थी, ग्रिल नहीं था. तो ही सजेस्टेड मी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि चलो वहां से चले. तो मैंने बोला यार देख, मैंने कभी किया नहीं है, मुझे डर ही लग रहा था. और मुझे डर वही था कि सर ने देख लिया. बोले नहीं, अपन प्रेयर चल रही है, 5 मिनट पहुंच के अंदर से अपन क्लास में चले जाएंगे. तो दिस वाज डिसाइडेड. मैंने पहली बार हिम्मत की, शायद जुटाई बहुत हिम्मत, और ये हुआ. तो मैं गया वहाँ, हम पहुंचे. माय फ्रेंड ही गॉट इन द क्लास, जो क्लास से हम जाने वाले थे अपनी बाजू वाली क्लास में. ही गॉट इन द क्लास एंड ही वाज, हाँ आजा आशीष, आजा आशीष, आजा आशीष, आजा. And I was like, हाँ, हाथ दे. तो obviously वॉल थोड़ी ऊंची थी, उसके ऊपर विंडो था. तो हमने चढ़ के ऐसा तो पकड़ लिया विंडो को, और हाथ देने वाला था उसको. मैं इसको हाथ दे रहा हूँ और he was happy कि yes we both are in, कि अब तो आ जाएंगे. मैंने उसको हाथ देना और उधर से सर का एंट्री होना, that was at the same time. और वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, मेरा दोस्त मुझे खींच रहा है. ऐसी तीनों चीजें एक साथ होना, that I remember still कि ये सच में. उसके बाद जो कुछ हुआ ना, I'll not share, you'll judge me on that, क्योंकि बहुत डांट पड़ी थी. नहीं, डांट पड़ी थी, घर तक बात जाएगी, ऐसा हो गया था कि ऐसा कैसे कर रहे, दूसरे की क्लास में से जा रहे, पेयर मिस हो रहा है. तो वो ऐसी में मस्ती तो बहुत चली. पतंग उड़ाने से ज्यादा लूटने के लिए भागना, ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो सच में याद रहती है. मतलब हमने वो टेरेस पे बैठ के रास्ते तरफ देखने का मजा भी लुटा है. वहां पे सारे ख्वाब देखे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या हम साथ होंगे, नहीं होंगे. ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो आज यहाँ पे आने के बाद हम जब सोचते हैं तो शायद लगता है कि those were the days. Those actually were the days. वो इसीलिए वो गोल्डन मेमोरीज बोलते हैं ना. Right, true that. ऐसी खतरनाक मस्तियाँ और इतनी जोरदार काम करने के बाद में, मतलब हम लोग अभी भी जब भी बैठते हैं और सर के किस्से सुनते हैं, हमको उतना ही मजा आता है. एंड समटाइम्स आई फील व्हेन यू टेल योर स्टोरीज या विराग सर टेल्स हिज स्टोरीज, तो वी एक्चुअली गो एंड लिव दोस स्टोरीज, बिकॉज़ आप जिस तरीके से बताते हो, इट्स रियली हमारी मस्ती ऐसी थी. मतलब ऐसी कुछ नहीं, बहुत मस्तियाँ हुई. हम रास्ते से चलते कोई रास्ते से साइकिल लेके चल रहा है, तो उसकी साइकिल अपने हाथ में लेके चल जाना, ये सब किए हैं हमने. तो ये मतलब किसी के साथ भी ऐसी रैंडम कि उसके हाथ से लेके अपने हाथ से लेके चले गया, वो भाग रहा है, हम भी भाग रहे हैं, फिर बीच में छोड़ के भाग. बहुत कुछ किया है. बट हाँ, मतलब अब ऐसा लगता है कि सच में. बट आजकल के स्टूडेंट्स है मतलब ये चीज को समझ नहीं पाएंगे. They miss on it. They feel that feed of reel is the only that, और maybe कॉल करके प्रैंक करना, वो सब वो डिजिटल मस्ती हो गई है आजकल. And that has an extreme danger. So, but I tell you, ये बहुत अच्छी चीज है. Thank you so much for asking this. I mean, it is something that I still cherish for. Wonderful. Now this was about your early days, but नागपुर आ गए. नागपुर के बाद आपने जो किया उसके काफी सारी चीजें हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया. But there's one specific area which I feel from the beginning has been there constantly, that is your family. So I want to know more about your family. How many people were there and किस तरीके से चीजें हुई, कैसा रहा? My family, I have मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स है और मैं अकेला. मेरे पेरेंट्स, मेरे गुरु, मेरे हिसाब से, क्योंकि कैसा होता है, बचपन से लेके आज तक जो भी आप बनते हो वो संस्कार आपके पेरेंट्स के होते हैं. और मुझे ऐसा लगता है जब आप कुछ भी नहीं होते हो, तब आप कुछ हो, ये बताने वाले सिर्फ आपके पेरेंट्स होते हैं. सो ऐसा वक्त, जिस वक्त आपके पास सच में कोई नहीं है, तो आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपके पेरेंट्स होते हैं. ऐसा वक्त जब आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं हो, उस वक्त आप कुछ हो, ये बताने वाले आपके पेरेंट्स होते हैं. तो मेरे ख्याल से उनका रोल मेरी लाइफ में सबसे बड़ा रहा है, जिन्होंने मुझे आज तक किसी चीज़ की कमी ना होने दी. और रादर उन्होंने मुझे ये सिखा ही दिया कि कुछ अलग से नहीं किया, पर उन्होंने यही सिखा दिया कि लाइफ में हर चीज़ की कमी देखना कुछ अच्छी बात नहीं होती. जो आपके पास है उस पर, एंड दैट्स व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि आई रियली डोंट हैव एनीथिंग टू से कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया.
सो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम. सो उन्होंने ही मुझे बड़ा किया, ऐसा समझो, और उन्हीं के भरोसे मैंने बताया ना कि आज मैं सीए हूँ. मुझे सच सच बताऊं तो सीए बनने के बाद जो फीलिंग है, द प्राइड यू फील इज रियली डिफरेंट, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ हिम आई गेस. सो उन्होंने मुझे बड़ा किया, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया. सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खुद के एफर्ट से ज्यादा उनकी दुआएं मेरे साथ है, इसलिए आज जो कुछ भी हूँ मैं बन पाया. वंडरफुल सर, मैं देख पा रहा हूँ यू गॉट गूज़बम्प्स व्हाइल स्पीकिंग. It happens because there are certain memories and there are certain things which are in my mind which comes with the chartered accountancy career which I have got and my parents. So that is that. Coming to that, I wanted to ask, आपका एक नाम है देवेंद्र एंड यू आर कॉल्ड फॉन्डली बाय एस एस आशीष. Right. तो ये देवेंद्र से लेकर आशीष तक की जो जर्नी है वो कैसी रही? आई वांट टू नो. नहीं, journey started with Devendra and Ashish, हाँ. but I carried the name as Ashish because everybody calls me Ashish. मेरे घर पे भी जो मुझे बोलते हैं वो आशीष, सभी मतलब पसंदीदा नाम होता है ना वो वैसा नाम है. अब सोनू पिंटू से बेटर है कि आशीष कॉल्ड. So that is how it is all about. So और ऐसा कुछ नहीं है कि कट कर यार, कट कर यार, सॉरी. So ऐसा है कि वो एक नाम है ऐसा कि जो मुझे, मतलब मेरे दोस्त भी मुझे आशीष ही बोलते, तो nobody knows. और मुझे तो मेरे दोस्तों ने फोन करके बोला है कि तेरी सिग्नेचर किसी ऑडिट रिपोर्ट में दिखती नहीं यार. तो मुझे उस वक्त बुरा लगता है कि हाँ ऐसे कैसे हो रहा है. तब मैं उनको समझाता, भाई डोंट सर्च फॉर आशीष घाटे, सर्च फॉर देवेंद्र घाटे. सो ऑन पेपर नेम इज देवेंद्र एंड बट एवरीबॉडी, दोस्त भी मुझे, जब उनको पता चला ना कि मेरा नाम देवेंद्र है, जब मुझे भी रियलाइज हुआ कि हाँ अरे हाँ मार्कशीट में आपका नाम देवेंद्र आएगा, तो उस वक्त ना दोस्त जानबूझ के बाहर आके आवाज देते थे मुझे, देवेंद्र बाहर आ देवेंद्र. मैं जाता ही नहीं था, आदत ही नहीं थी ना इस नाम की. तो वो 10th ऑनवर्ड्स मेरा ये नाम मुझे पता चलना शुरू हुआ कि हाँ भी है, तेरा पेपर पे नाम यही रहने वाला है. इफ यू शो समवन आधार कार्ड जो तुझे जानता है तो वो बोलेगा तू फ्रॉड है. वंडरफुल. तो अबाउट फैमिली में थोड़ा और आगे डिटेल में आपसे बात करूंगा, बट बिफोर दैट CA is one thing that you definitely wanted to do, और लास्ट पॉडकास्ट में आपने बोला आपको पायलट बनना था, बट नहीं, this is not me only, there are many. I mean 90% of the people who in the बचपन उनको लगता है कि अपने पायलट बनना चाहिए या तो मिलिट्री में जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी लगता है. So that was one of them. Right, so almost सभी को But the right thing lies in the but why not music or a career in music? हाँ, मुझे म्यूजिक करियर करना, मतलब करियर के हिसाब से नहीं, मेरी, क्योंकि सीखा नहीं हूँ मैं म्यूजिक, संगीत के बारे में मुझे. आप म्यूजिक बिल्कुल नहीं सीखे? नहीं, बिल्कुल नहीं सीखा हूँ. तो मुझे अगर बोला जाए कि बजाने के बाद तबले में क्या बजाया तो मैं नहीं बता पाता हूँ, ये दिक्कत है. और ये होता है 2-4 बार, तो मुझे बहुत गिल्टी लगता है कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ या ऐसा क्या. तो पर है जो है, मैं संगीत सीखा नहीं हूँ. जो सुन के पढ़ के खुद से जो कर पाया, मतलब ये कोई बहुत अच्छी बात या बहुत बड़ी बात नहीं है, ये गलत बात है. तुम सीख सकते थे, सीखना चाहिए था. आई रिग्रेट दैट वन थिंग, बट रिग्रेट नहीं बोल सकता. मुझे रिग्रेट लाइफ में सिर्फ एक ही है जो कभी, और बाकी ये रिग्रेट नहीं है. बट येस, आई एंजॉय म्यूजिक लाइक एनीथिंग. इट एनर्जाइजेस मी लाइक एनीथिंग. आई मीन यू नो दैट मी, विराग, इफ यू लुक इनटू द रियल मेमोरी बुक ऑफ आस, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फिल्ड विथ म्यूजिक. सो हमने तो पैसे जमा किए थे, हम दोनों जगजीत सिंह के कॉन्सर्ट पे जाने वाले थे. अनफॉर्चुनेटली उन्हीं दिनों में उनकी डेथ हुई, हमको मिला नहीं वो कॉन्सर्ट. पर तो ये सारी म्यूजिक मेरे ख्याल से ऐसा है कि जो सब कहते हैं कि मेडिटेशन है, और मेडिटेशन के बाद अगर कोई चीज सच में है जो आपको अनलोड करती है तो वो म्यूजिक है. खैर म्यूजिक भी समथिंग इनपुट यू आर गेटिंग इन योर माइंड, बट मेरे ख्याल से अगर आपको सच में इफ यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ साइलेंस, सो उस वक्त सच में कुछ चीज आपके साथ होनी चाहिए तो म्यूजिक है. बिकॉज दैट वाइब एंड पॉजिटिविटी, ऑब्वियसली दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, ये गाने सुनने की जरूरत नहीं होती हमेशा. सो म्यूजिक इज समथिंग दैट इज एनर्जी फॉर मी. सो इट्स माय सोल. मुझे लगता है कि सच में अगर मैं किसी चीज के लिए ना थकूं तो वो कोई चीज है तो वो म्यूजिक एंड टीचिंग. सो दीज आर द टू थिंग्स जो मुझे लगता है. So how did you come into connect with music, your first encounter with music, and you realize that something which gives you energy? 9th क्लास में ना मेरे देयर वाज अ कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन. हमारे स्कूल में से बहुत सारे लोग जाते थे. उस वक्त ऐसे हुआ कि हमारे स्कूल में कोई भी नहीं था जो जाए उस कंपटीशन में, तो कोई जाना चाहता है कैसे बोला गया, तो मैंने बोला ठीक है ऐसे चले जाएंगे. आई वाज नॉट रेडी फॉर इट एक्चुअली, बट मैंने हाँ ठीक है, अब गाने की पसंद तो होती है मतलब पहले से. So I went for that competition and
द जजेस वेयर देयर, और उन्होंने मतलब गाना सुनते देवर हैप्पी, आई कुड फाइंड दैट। मैंने पहला गाना गाया था लाइफ का, वो था जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया हाँ। कर, इट वाज अ 15th अगस्त हाँ, हाँ। कंपटीशन। सो वो गाना मैंने सबसे पहले गाया था। और वो गाना होने के बाद जो है वो मैंने जब जब डिसीजन आया या उस कंपटीशन का डिसीजन आया, तो अनबिलीवेबली आई वॉन द फर्स्ट प्राइज। सो दैट वाज द किक आई कैन से, जिसकी वजह से मुझे म्यूजिक हाँ हो सकता है अच्छा, ऐसा लगा। इतना ही नहीं, तो उसके बाद क्या हुआ, वो मुझे वहाँ जो एक जज थे श्री अशोक पारदी सर, मैं आई मिस हिम लाइक एनीथिंग टुडे बिकॉज ही इज नो मोर विद अस। उन्होंने मुझे बोला कि आशीष यू सिंग वेरी नाइस, आपकी आवाज में इमोशंस हैं, ऐसा बहुत सारी चीजें बोली थी। तो मुझे उसके पहले नहीं, आपको ना ये सब चीजें जानने के लिए ना एक गुरु चाहिए होता है, स्पेसिफिकली आर्ट में। आपको आप में क्या चीज है वो चीज जानने के लिए गुरु बहुत जरूरी होता है। तो वो मेरे लाइफ में पहले गुरु बने, जिन्होंने बताया कि मुझे कि हाँ तुम गाना गा सकते हो और अच्छा गा सकते हो इससे। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि उनका मुझे फोन आया। उस वक्त वो टेलीफोन हुआ करते थे, वो हमारे मोबाइल से। तो वो फोन आया कि आशीष ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आके मेरी टीम में होके गाओ। तो मेरा फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस जो था वो था का करूँ सजनी आए ना बालम, एक ठुमरी है, तो वो ठुमरी के साथ वो मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस, और वो सर ने मुझे वो मौका दिया था। तो मेरे ख्याल से दैट वाज द फर्स्ट डे आई रियलाइज माई सेल्फ दैट आई कैन फ्रॉम देशभक्ति टू अ ठुमरी विदाउट लर्निंग। यस यस। एंड नाउ अब वो इतनी सुंदर पीस है क्लासिकल, और इतना वो है तो वो आपके मुंह से सुने बिना रहना बहुत डिफिकल्ट है। अभी इस एंड वक्त अब वो हाथ में माइक दे भी दिया गया मेरे को कि सुनना है, तो इस वक्त काकर सजनी इज लाइक, आई डोंट नो वेदर आवर स्टूडेंट्स और लोगों को आज पसंद आती है कि नहीं है ठुमरी, बट हाँ चलो ठीक है, मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। आई डोंट नो कितना वक्त है वो गाने के लिए, क्योंकि उसका अंतरा बहुत लंबा है। बहुत है सर, वक्त की चिंता मत करिए आप। ओ भोर भई और सांझ ढली रे, समय ने ली अंगड़ाई, ये जग सारा नींद से हारा, मोहे नींद नाई। मैं घबराऊं डर डर जाऊं, आए वो ना आए, आए वो ना आए, राधा बुलाए कहाँ खोए हो कन्हैया, आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। वाह। So this was my first stage performance, I can say. And this was at what age? I was in 9th class. मतलब around 13, 14 Yes, years roughly. 15 years. बाप रे, उस समय आपने बिना सीखे ठुमरी गाई? हाँ अब तो हाँ गादी थी, पर मेरे ख्याल से वो उनका विश्वास था मुझ पे शायद, जो मैं ये कर पाया। और कई बार क्या होता है, जब हमको कुछ चीजें पता नहीं होती तो हम शायद ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसा हमेशा नहीं है, बट कुछ चीजों में है। नहीं, बट इट्स लाइक आज हम लोग आपको सुन रहे हैं और मेरे को इतने टाइम से ये लगता था कि आप क्लासिकल सीखे हुए हो, तबला वगैरह आप अच्छे से आपको आता है सब। नाउ इट्स नोइंग दिस इज अ शॉक। मैं तबला मुझे बहुत पसंद था, मतलब मैंने घर में 2-3 टेबल्स तोड़ने के बाद मुझे बाबा ने मुझे तबला लाके दे दिया कि तू वो करता है, तोड़ता है, उससे अच्छा ये कंप्लेंट एक बार स्कूल से भी आई थी कि बेंच बजाते रहते करके रिसेस में, तो आवाज जाती थी। और क्या ना, वेरी वेल नोन, माय फादर वाज, जब गोंदिया में बहुत ज्यादा फेमस थे, मतलब हम रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे तो किसी को भी बोला तो हमारे घर छोड़ देते थे, इतना। तो वो उनकी वजह से ना कुछ भी हो जाए तो वो उन घर तक बात पहुंचा दी, तो वो उसकी वजह से ना शायद ये डर था एक मन में। पर वो बाबा ने मुझे वो तबला ला के दे दिया, आता तो नहीं था बजाते, तो मैंने वो तबला मेरे ख्याल से 11-12 के बाद वो तबला बजाया, क्योंकि तब तक मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता था जो बजाते थे लोग, उनकी उंगलियां, झाकुरियन साहब की उंगलियां तो दिखी नहीं आज तक मुझे जब बजाते। तो मैं उनका कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाया, जब फिर उसको स्लो मोशन में लेके कुछ फिर ये आवाज वहां से आती है, ये आवाज वहां से, तो ऐसा कुछ करके फिर मैंने थोड़ा सा
मतलब ऑब्जर्व करना शुरू किया और तबला बजाया। बाप रे, मतलब सोचना ही कितना वो है कि सुन सुन के पूरा तबला इतने अच्छे से सीख लेना नहीं कोई एकदम से। मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है करना। कोई जरूरत नहीं होती है इतना सब करने की। अरे पर और वो ऐसा हो गया कि शायद वो हाँ, सिचुएशन टाइम या बस, फिर जब मैं जा सकता था तब गया नहीं, बाद में वक्त मिला नहीं, ऐसा होते हुए, लेकिन जो करना था तो करना था। मेरे ख्याल से पैशन ऐसी चीज होती है जो आप कहीं भी एडजस्ट करके कर ही लेते हो। हाँ दो एग्जैक्टली दो यार। इट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू दिस वे, बट ऐसा हुआ और ऐसा ही हो गया। फिर तो आप जानते हो कि दोस्त कैसे बनते गए, और उस हिसाब से और वो वही तबले की हमारी वजह से हमारी बाकी उसकी बात की जो हमारी क्रेजी हरकत है, आप जानते हैं कि वो पिछले पॉडकास्ट में सुनने। हाँ हाँ, हमको तो डांट पड़ी है पीएच मेट के सर से। Yes. Now this is what I wanted to ask you नो पिछले आई शुडंट हैव पॉडकास्ट में सेड दिस भी। देन। आई होप ये Now, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है now, प्लीज। now there are two things that I want to ask you. One is what role has PH Midkari sir played in your life first, and the second one, उनकी डांट के बारे में बहुत सुना है ना, want to know ऐसा क्या है जो नहीं नहीं, मैं आई करेक्ट यू। उनकी डांट के बारे में हमने नहीं सुना है। नहीं मैं ये सुनता उनकी जरूर है। डांट के बारे में कोई नहीं सुनता। ये इंसान डांट सकते हैं, ये किसी को लग नहीं सकता। उस दिन जो हमको डांट पड़ी है ना, कभी विराग सर से पूछना। I'll tell you. विराग सर से बाद में, पहले अभी आपसे नहीं पूछना कुछ चाहता नहीं, हूँ हमारी अब फर्स्ट ऑफ ऑल आदर्श जिसको हम कहते हैं वो है। शायद मैंने बताया ना कि मेरी लाइफ में बाबा और पीएच मिडकरी सर, ये दोनों ने मुझे सीए कंप्लीट करने के लिए मदद की है, ऐसा बोल दो। एक आपकी लाइफ में ना पर्पस होना चाहिए, और एक आदर्श। तो इंसान कैसा होना चाहिए और सीए ये दोनों चीजें जो मैं देखता हूँ वो सर में है। तो आज भी मैं बता रहा हूँ, जिस वक्त आज भी मैं कितने दिनों बाद अगर उनसे मिलूं, 10 मिनट में मिलूं, तो जो मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं ना, और ये चीज़ें ना शायद हमको शुरुआत में नहीं समझ में आती। जब हमको, मैं आज तक उनके पास कभी कोई सवाल लेके गया उसका जवाब ना मिला हो, तो ये जो मुझे उन्होंने दिया है शायद कोई नहीं दे सकता। मैंने बताया कि जैसे बाबा तो खैर मेरे लिए जो जो है जो थे वो थे ही, पर सीए की जर्नी में मुझे पीएच मिटकरी सर ने जो मोटिवेशन दिया है ना, उन्होंने मुझे कुछ कुछ ऐसी बातें सिखाई जो सच में ऐसा मुझे लगता है कि ये यूनिक है, ये अद्वितीय है, ये अलग ही है। तो मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है कि अगर सच में किसी की तरफ देखना चाहिए तो उनकी तरफ देखना चाहिए। और मी माय वाइफ, हम दोनों भी सर से पढ़े हैं, तो उनका योगदान मैं क्या बताऊं, ये बता नहीं सकता, क्योंकि उसको मैं क्या बोलते, मराठी में बोलता मोजमाप नहीं है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। तो ऐसी लाइफ कंट्रीब्यूशन है। शायद ऐसे मेरे जैसे कई सारे सीएस होंगे जिनको उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उनकी लाइफ में। और इससे भी ज्यादा ना, मैं फिर से बताता हूँ कि इतना कुछ सीखने के बाद भी इंसान हम्बल कैसे रह सकता है। मैं, यू वोंट बिलीव, मैंने उनसे एक सीए के तौर पे मिला हूँ, मैं उनसे एक इंसान के तौर पे मिला हूँ, और मैं उनसे एक दोस्त के तौर पे मिल चुका हूँ। मैं आज भी उनसे जब बात करता हूँ तो उन्होंने कभी ऐसा अंतर नहीं दिखाया कि ये मेरा स्टूडेंट है। सो एक बहुत बड़ी बात है, सीखने लायक बात है, और जो मुझे आज तक कहीं और नहीं मिली। सो ये इसलिए मैं उनको अपनी नज़र से कभी हटा नहीं पाया। सो ये दो लोग हैं जिनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, स्पेसिफिकली सीए होने के लिए, पर्पस गिवन बाय माय फादर, एंड the process I could find and I could discipline with is because of पीएच PH मिटकरी Mitkari सर। sir. अब ये तो उनकी रोल की बात हुई, अब उनकी डांट की बात। तो डांट तो एक बार वो छिन वाला, आई होप यू नो, आई गेस हमारी उस पॉडकास्ट में बात हुई थी। रात को ऊपर छत विराग पे सर ने जाके। बताया था, देखो कि हम रात में वो कॉफी बनाते थे विराग सर, और हम जाते थे छत पे, और छत पे हम तबला बजा रहे, गाने गा रहे जोर जोर से। तो आजू बाजू वाले, वो गाने की आवाज तो ठीक है, लेकिन वो जो तबले की आवाज वो तो जाती थी। फिर छन छन बज रहा बीच में मंजीरा, तो वो जो आवाज जाती थी ना, रोज रोज पूछते थे। तो एक दिन सर को डाउट आया था वो उस बात पे, तो सवाल पूछा सर ने, क्यों रे? तो हमने बस नहीं ऐसा कुछ तो है नहीं करके, क्यों, कौन एडमिट करे। एक दिन क्या हुआ, परवाज नाम का एक एल्बम आया था, जस्ट लॉन्च हुआ था, जगजीत सिंह साहब का। कहाँ का है वो, सिंगापुर का है गैस। बहुत बहुत बढ़िया, अगर आप सुने तो मजा आएगा। एक एक गजलें, और जितनी फेमस गजलें हैं वो सारी गजलें लगी हुई इसमें। तो वो जो उसके 2 पार्ट्स थे, तो हमने पहला पार्ट जो था वो साइलेंट, और सेकेंड जो पार्ट है ना, वो तो फर्स्ट पार्ट का जो नशा होता है ना, वो सेकेंड पार्ट में हमको नजर आने लगा कि वाह 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 वाह, हर एक बात को। अब देखिए ना,
कि अगर अगर जगजीत साहब ये गजल गा रहे हैं और उस चीज को वाह वाह ना दो तो क्या बात है। कि तेरे खुशबू में बसे खत में जलाता कैसे, हाँ, प्यार में डूबे हुए खत में जलाता कैसे। तो ये गजल चल रही थी और हमारी वाह वाह, विराग विराग सर, विराग इधर से वाह वाह दे रहे हैं, दर्शन सर इधर से वाह वाह दे रहे हैं, और मैं तो तीनों की आवाज, हम दर्शन सर की रूम में थे। इट वाज अ कॉम्पैक्ट, आई गेस कॉम्पैक्ट का कंप्यूटर था, उस पर हमने सीडी चलाई थी और वो सब सुन रहे हैं। और वहां पे ना उसके वहां पे ना एक म्यूजिक सिस्टम था कंप्यूटर से अटैच्ड, वो बहुत अच्छा था। हम उसमें वो आवाज सुनते थे, तो वो आवाज जो है ना इतनी क्लियर, और ऐसा लगता था कि आग बंद कर, हमने लाइट वाइट सिस्टम पूरा अरेंज किया था और वो सब चल रहा था बहुत देर तक। और बहुत देर मतलब इट वाज 1:30 मस्ट बी। आज के लिए बहुत देर तक नहीं, लेकिन उस वक्त के लिए बहुत देर तक होता था, क्योंकि आवाज नहीं आती थी। उस दिन वो आवाजें बढ़ने लगी और हमने आवाज तेज की और हम वाह 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 कर रहे, वाह 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 कर रहे। फिर आए वो उनके वो पंजाबी टप्पे जो है गाए वो, उसके साथ हम भी आ रहे। बहुत जोर से आवाज आई, आई अग्री टोटली। नीचे से फोन, मतलब इंटरकॉम था, विराग सर के घर में हम रहते थे, मैं पढ़ता था तब। तो तो नीचे से सर का फोन आया इंटरकॉम पे, अरे बड़ा सा आवाज डाला। और दैट वाज द ओनली थिंग आई टेल यू, उस वक्त जो साइलेंस था ना, बस वो काफी था मेरे लिए बता। और उसके बाद फिर जो डांट पड़ी वो पड़ी थी। तो मुझे वो डांट, वो डांट नहीं थी, वो हमारा डर ज्यादा था। सर ने हमको बहुत डांटा नहीं, यू नो हिम, कि वो डांटते नहीं है। वो हमको वो, लेकिन बट इट वाज एन ऑटोमेटिक गिल्ट इन माइंड कि बाप रे अब क्या, अब क्या। तो वो मुझे लगता है कि जिंदगी में मैं इतना डरा कभी नहीं हूँ। तो बचपन में एक बार डरा था, लेकिन उसके बाद ये वाला एक डर था जो सच में, और वो डर अपने आप बना। मतलब मैंने ऐसा, सर ने डांटा बहुत नहीं, लेकिन जो सर ने 2-3, कि सर को पता चल गया कि हम मस्ती कर रहे हैं, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, हम लेट, वो एक डर था बस। और उस वक्त यू वोंट बिलीव, आस्क विराग सर आल्सो, मी, विराग और एंड दर्शन सर, हम तीनों भी साइलेंट एकदम, कि आवाज कितनी थी और अब क्या है। तो दैट वाज वन थिंग आई और ऐसा कोई रिमेंबर। किस्सा? बचपन में हुआ था, बट बहुत लंबा किस्सा है। क्या हुआ था, 14 अगस्त को ना अखंड भारत दिन मनाया जाता है अगेन। तो वो अखंड भारत दिन जो था ना, माय फादर वाज इन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलता है, उसके लिए उसके हेड थे। तो अखंड भारत दिन के दिन ना, वो हमारा भारत एक होना चाहिए, इसके लिए मशाल मोर्चा निकालने का आइडिया मैंने दिया। कुछ यूथ थे मेरे साथ, तो और मैं, ये करेंगे हम, ऐसा होना ही चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है, शो ऑफ होता है, वो सब चीजें होती है। तो बहुत उस वक्त वो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, जोश होता है, करेंगे करेंगे। हमको इतना कुछ पता नहीं था कि हमने परमिशन लेनी चाहिए थी। हमने मशाल मोर्चा निकाल के रास्ते पे आ गए। कम से कम 70-80 लोग होंगे मेरे पीछे और मैं आई वाज हेडिंग इट। तो मशाल मोर्चे का एक किस्सा है। तो मशाल मोर्चा लेके हम निकले। हमारे गोंदिया में एक जय स्तंभ चौक है, उस चौक पे ना, उसके बाजू में पुलिस स्टेशन है। तो वहां पे 5-6 पुलिस लोग आए और इतने सारे लोग देख के वहां पे उन्होंने रोका हमको। कौन है रे हेड? तो सबने बोला काय साहब। उन्होंने बोला कि ये आपने मशाल मोर्चा निकाला है, ये सब किया है, तो इसका परमिशन दीजिए। मोर्चा है ना, यू आर कमिंग इन पब्लिक, तो आपको परमिशन चाहिए होती है कि ये सब कर रहे हैं, हमको कुछ इधर उधर ना हो जाए इसलिए। एंड दैट इज रूल, आई एग्री नाउ। बट हमको कुछ पता नहीं था, हमने सोचा कि चलो वैसे कैसे नहीं करेंगे। शायद हम में से कुछ लोग गए थे पुलिस स्टेशन में पूछने के लिए, उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद भी हम, तो उस दिन जो वो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा आप, हमने बोला परमिशन तो नहीं है। मैं बोला नहीं परमिशन नहीं, लेकिन हमने किया अपने देश में अपने बारे में कुछ करने के लिए। अगर हमारा इंडिपेंडेंस है तो हमने उसका यूज किया, ऐसा करके बहुत बड़ी बात कुछ थी बोल दी। तो बोले नहीं, यू आर नॉट अलाउड, और आपने ये किया है, 2 घंटे से घूम रहे हो पूरे शहर में, तो आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। क्या डर है, वो बाबा बहुत बड़े पहचान के सब, तो हो जाएगा हैंडल, ऐसा करके दिमाग में, हाँ चलो चलो ठीक है। तो हमको सबको लेके के ग्राउंड में ऐसा, वो रस्सी से हमको बांध बांध के नहीं रखा, ऐसी रस्सी डाल के रखी, उसके बीच में हमको बोला कि आप सब लोग बैठो। अब इतने 50-60-70 लोग कहाँ बैठेंगे, तो ऐसे बैठा करेगा, और तुम्हारा हेड कौन है? तो और आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि ये तो बाबा देख लेंगे। तो ऐसे ही था दिमाग में। तो मैं गया वहां पे, हाँ चलो क्या है, तो इकड़े इधर आओ बैठो, ठीक है। तो किसी ने तो ही बताया कि ये घाटे साहब का लड़का है। किसी ने वो पीआई को बताया कि ये घाटे साहब का लड़का है। तो मैं तो तब इतना और कॉन्फिडेंट हो गया, अरे पहचानते हैं। तो कि अब तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो कुछ हुआ, तो 5-10 मिनट हमको बिठाया,
फिर मैंने बोला मी घाटे साहेबांचा मुलगा है, मतलब माय फादर, तो आप बात कर लीजिए, आप जानते हो कि ये सब तो हो जाएगा। तो वो 5-7 मिनट उन्होंने, ए लाओ रे घाटे साहेबांना फोन लाओ। बाबा घर पे थे, बाबा को पता नहीं था इस मामले में क्या हुआ है क्या नहीं। पापा को बताया गया कि साहेब तुमचा मुलगा इथे आलाय, असं 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 ऐसा 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 है। तो फोन पे बात करते करते ना उन्होंने ऐसे फोन पे स्पीकर पे हात रखा और वो कॉन्स्टेबल को बोला की अरे समोसा चहा आण त्याच्यासाठी, समोसा और चाय मंगवाओ। तो बोला हो गया सेटल। एंड आई वाज लाइक बाहर ऐसे दिखा, बाहर के जो लोग मुझे देख रहे थे, ठीक है तुझे चिंता मत कर। अब होने के बाद क्या हुआ, फोन रखा उन्होंने, खा समोसा खा, चाय पी। मतलब हो गई बात, जाए अभी हम, मुझे अभी भी याद है जब ऐसा बोला था तो हाँ 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 हाँ, तो पिया बोला हाँ 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 हाँ, तो बोला चलो वो, और तो ऐसे उठा और मैं जाने लगा। सब लोग बाहर के देख के खड़े हो गए देख के मुझे कि अरे हो गया अभी आशीष ने, और आई वाज बीइंग ए हीरो अब तो बॉस। उस वक्त पीछे से आवाज ये पी आई की आय गेस गुल्हाने सर, उन्होंने आवाज दी, ए तू थांब इकडे, घाटे साहेबांनी सांगितलंय की त्या बाकीच्यांना सोडून द्या आणि याला धरून ठेवा। बाबा ने जब बोला कि बाकी सब लोगों को जाने दो, इसको पकड़ के रखो, तो यू वोंट बिलीव जितना कॉन्फिडेंस मैंने जताया था या बताया था या मिला था ना मुझे, मैं ऐसे टर्न हो रहा हूं, आंखों में टपकते हुए आंसू की आवाज मुझे आने लगी। तो दैट इज दी वन, मुझे वो ये 2 किस्से सच में याद है कि उस वक्त मैं डर गया था सच में कि अब मेरा क्या होगा। तो वो होता है ना कि जैसा कुछ ऐसा कुछ होता है तो आपको आगे क्या होगा दिख जाता है। तो मैंने आगे देख लिया कैसे जंग, वो अपने जेल में अंदर में सलाखों को पकड़ के हूँ, बाबा उधर आए हैं और मुझे ऐसा कुछ वो इमेजिन कर लिया था। तो वो अगेन द सेम थिंग, मुझे वो एक डर अपने आप में लग गया कि यार ये क्या होगा। तो ये दोनों 2 यादें मुझे ऐसी है कि जो मैं नहीं भूल पाता। खतरनाक, मतलब क्या ही। अब आपके फादर की बात कर ही रहे हम लोग, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता है, बट ही हैड अल्जाइमर्स, एंड वो एक जो स्टोरी है विच इज नॉट वेरी मच स्पोकन अबाउट, एंड आपने ज्यादा बात नहीं करी, एंड वी एज स्टूडेंट्स आल्सो डिड नॉट नो मच अबाउट इट अंटिल एंड अनलेस वन डे हमने बहुत सारी मस्ती करी और एक दिन विराग सर ने हमको डांटते हुए बताया, तो आपकी क्लास में हमने मस्ती करी थी एंड विराग सर सॉ इट एंड he was very angry with that. I guess you might not be knowing that. No, I don't know. And then that day he told us कि बेटा तुम लोग को जो मस्ती लग रही है और ये सब समझ में आ रहा है ना, वो इंसान इतनी सारी चीजें करता है लाइफ में, and also takes care of his father who has Alzheimer's, and then that's when we realized कि अरे बाप रे हमने क्या किया। So तो वो एक फेज है, वो एक चीज है, उसके बारे में मेरे को बात करनी है। एंड ऑल्सो यू मूव्ड इन टू नागपुर, एंड आपकी पूरी पढ़ाई आपने नागपुर से करी। सो आपके पेरेंट्स उस वक्त भी गोंदिया में थे या दे हाँ, मूव्ड विद यू? कुछ साल तक वहीं थे। देन माय फादर गॉट द फर्स्ट स्ट्रोक, जो पता ही नहीं चला एक्चुअली। अल्जाइमर इज नॉट इतना आजकल बहुत फेमस होने लगा है, मतलब नोन होने लगा है, फेमस आई शुड नॉट से, बट आजकल वेल नोन डिसीज है। उस कुछ 12-13 साल पहले की बात है, वो इतना बहुत पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। तो वो स्ट्रोक होना मतलब सिर दुख रहा है, ठीक है, माय फादर वेंट टू हॉस्पिटल, उन्होंने कुछ चेकअप किया, उन्होंने कुछ बताया, बाबा ने भी घर पे बताया नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है, बस वो एक वक्त के लिए स्ट्रोक था, सिर दर्द है, बस इतना ही था। तो उसके बाद फिर एक बार जब वो स्ट्रोक आया तो आई वाज देयर, तो मुझे ध्यान में आया कि ये कुछ अलग है। तो फिर आई थॉट ऑफ कि फैमिली शुड शिफ्ट टू नागपुर, तो फिर नागपुर में शिफ्ट हुए। तब तक कुछ दिन वो गोंदिया में थे। मेरा इंटर, आई गेस इंटर जब से हुआ, इंटर सेकेंड ग्रुप मैंने जब पास किया, तब उसके बाद फिर पेरेंट्स मेरे साथ यहाँ मूव कर नागपुर। सो गोंदिया में जो आपका घर था तो उसको कैसा फिर रेंट पे दे दिया या नहीं, इट इज सोल्ड आउट, इट सोल्ड आउट, एंड दे मूव्ड हियर? तो हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग? पेरेंट्स का पूरा आपके साथ आपको रखना है, घर का पूरा वो मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं करते, जब पेरेंट्स आपके साथ होते हैं तो वही करते हैं, भगवान होते हैं अपने साथ में यार, और क्या चाहिए। सो उन्होंने ही मुझे मैनेज किया अब तक तो भी। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक चीज चाहूँ जो आज भी मैं करना चाहूँ तो वो यही है, या होनी चाहिए मेरे साथ, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि दे आर द बेस्ट वन। और आज मैं आपको बताऊं, मेरी ये एक बात है कि यहाँ आने के बाद भी बहुत दिनों तक समझ में नहीं आता था कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी। माय फादर वाज वन द फर्स्ट एडवोकेट फ्रॉम गोंदिया। अच्छा। सो उन्होंने वो सब चीजें, और जब अल्जाइमर आपका डिटेक्ट होता है तो वो
शुरुआत में मेमोरी लॉस होना शुरू होता है, तो वो जो मैंने उनको वैसा दिखाया हुआ और जब उनकी मेमोरी ढलते हुए देखी मैंने, तो उस वक्त थोड़ा सा दैट द प्रेशर इज बिल्ट इन योर माइंड कि ये ठीक नहीं है, कैसा है, तो उसको शायद उस वक्त समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैं किसी डॉक्टर के पास गया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब अल्जाइमर होता है तो जो पेशेंट है उनसे ज़्यादा दवाई की ज़रूरत उनके साथ जो रहते हैं उनको फैमिली होती है, में तो थी। काउंसलिंग उनको नहीं, तुम्हें ज़रूरत है। तो वो थी एक चीज़ जो थी। यस, इट वाज़ अ चैलेंज, बट मेरे ख्याल से उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि वो एक फेज़ था, जिस फेज़ में मैंने उनकी केयर की, ऐसा बोलते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बचपन में ना 15 साल तक शायद वो हमको बच्चों की तरह बड़ा करते हैं। हमको वो संभालते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमारी सारी अच्छी चीज़ों को, बुरी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, बुरी चीज़ों को संभालते हैं, हमारी गलतियाँ सुधारते हैं। उन्होंने ये सब किया, तो अगर मुझे बोला जाए कि मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपने बहुत ध्यान दिया उनकी तरफ, ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाबा ने ना बचपन में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। ही वाज़ अ सेल्स टैक्स ऑफिसर, आई टेल यू। शायद हो सकता है कि अगर उन्होंने वो कंटिन्यू किया, तो बहुत सारे कारणों की वजह से उन्होंने वो नौकरी छोड़ी। वो नौकरी जब छोड़ी, तो मुझे जितना पता है, उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे वो कुछ इलीगल चीज़ें होती थी, वो उनको जमती नहीं थी। तो ही वॉज़ वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो उन्होंने वो जॉब अगर नहीं छोड़ा होता, तो शायद मेरा जन्म जो है लाल बत्ती की गाड़ी से होता। बट दैट वाज वन थिंग जो मैंने देखा कि उनको वो बचपन, उन्होंने बहुत स्ट्रगल था उनकी लाइफ में। तो वो बचपन शायद वो मेरे बड़े होने के बाद उन कुछ सालों में जिए हैं। तो मुझे लगता है कि उनका वो बचपन मैंने अब देखा। जब मैं चाहता तो बहुत वो अच्छे होने ही चाहिए थे, बट जो थे वो मुझे लगता है कि मैंने उनकी वो सेवा कर पाया, तो वो जिंदगी का सबसे अच्छा समय जो मुझे लगता है कि मैं उनके साथ दे पाया। तो हर एक इंसान ने देना चाहिए, हमको लगता है, हमारे पेरेंट्स के अलावा। तो वो एक चीज थी बस, बाकी कुछ नहीं ऐसा। उनके साथ कोई ऐसे इंसिडेंसेस जो आप कभी भूल नहीं सकते? हाँ, बहुत सारे हैं एक्चुअली। टू नेम अ उन्होंने फ्यू। मुझे पूरी लाइफ में कभी भी हाथ नहीं उठाया मुझ पे, न कभी ऐसे जोर से डांटा है आज तक। मतलब मुझे अभी भी याद है, अब तक, मतलब जब तक वो थे मेरे साथ, आखिरी लाइफ तक उन्होंने कभी डांटा नहीं मुझे। एक बहुत बड़ी बात है कि आपके, और मैं जानता हूँ कि मैं आई आई इन 10th क्लास आई स्टूड सेकंड क्लास, 3-4 मार्क्स से मेरा फर्स्ट क्लास मिस हो गया था। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। यू वोंट बिलीव, उसका एक बहुत अच्छा वाकया है, मैं बता नहीं सकता यहाँ पे। पर वो यू 3 कैन टेल नहीं इफ नहीं यू नहीं, वांट। बिल्कुल नहीं बता सकता मैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बात नहीं ठीक है। तो मुझे अभी भी याद है कि तो वो जो था ना वो वक्त, वो उन्होंने कुछ ना डांटना या ना मारना, मुझे अपने आप में ही वो एक गिल्ट दे गया। 12th में आई कुड स्टैंड ओपन मेरिट बिकॉज ऑफ हिम ओनली, आई गेस। जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये चीजें हम बाद में समझते हैं कि ये हो गई, लेकिन वो तब होती है कुछ चीजों के कारण की वजह से। तो मेरा कारण वही थे कि जिनकी वजह से मैं आज इतना, तो 10th में कम मार्क्स आना, उन्होंने डांटा नहीं मुझे, कभी भी नहीं। जबकि सबसे ज्यादा दुख उनको हुआ होगा, मैं जानता था। और आई तो आप मतलब समझ ही नहीं सकते कि क्या सपोर्ट था और है मेरे लिए आज भी। और आज भी मुझे लगता है कि मैं जब आई के सामने होता है, तो मैं सबसे छोटा होता हूँ, और मुझे वही वैसे ही रहना है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बाबा को अल्जाइमर होने के बाद जो उसने मुझे साथ दिया है, वो कोई और दे ही नहीं सकता। तो ये लाइफ में शायद सच में अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे शायद पिछले जन्म में, तो इसलिए ये सब ऐसा मिला है। मे बी मेरे बाबा, मेरी आई, मेरी वाइफ, ये सब, मेरी डॉटर, ये सब ना वो कुछ कुछ अच्छे कर्मों के फल है। ऐसा मुझे लगता है। तो उन्होंने ना ये सारे, अगर मैं सम अप करूँ, तो बाबा के साथ ये मैंने मुझे आज भी याद है, कॉफी हाउस में पहली कॉफी उनके साथ पी है नागपुर में। तो वो मुझे नागपुर लेके आते थे, मुझे जाना था, वो मुझे वाटर किंगडम में एंजॉय करना था, तो मुझे बहुत पसंद था। तो तब वो एसएल वर्ल्ड जब शुरू हुआ था, तब वो मुझे लेके गए थे। दो ही वाज नॉट रेडी फॉर दैट, बट एवरीथिंग ही डिड विद मी, फॉर मी। आई सो ये सारी चीजें, मुंबई मुझे बहुत पसंद था, वो मुझे उन्होंने घुमाया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो ना आज मुझे रियलाइज होती है कि हाँ, उन्होंने देखो कि ये उस वक्त किया था, ये उस वक्त किया था। तो वो चीजें बाद में ही रियलाइज होती है, बट ठीक है, जो है वो है। वंडरफुल। नाउ वी स्पीकिंग अबाउट दैट, सो एनी रिग्रेट्स, मतलब कि कुछ करना चाहते थे नहीं कर पाए या समथिंग?
ऐसा तो हुआ नहीं है अब तक कि कुछ करना चाहता था, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि लाइफ में ना रिग्रेट्स में जनरली ये वर्ड यूज नहीं करता कि आई रिग्रेट दैट, बट एक रिग्रेट है जो मेरी लाइफ का है, जो मुझे लगता है कि ये थोड़ा अलग हो सकता था तो शायद बात और थी। उसमें ये एक है कि बाबा वांटेड मी टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर मुझे लॉ करना था। लॉ करने की वजह से मैंने एक साल एग्जाम सीए की नहीं दी। उसके बीच में मेरा एक रेडियो जॉक का ये हुआ था ऑडिशन, और आई वाज द वन हु गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम नागपुर फॉर इन टॉप 5 मेरा नाम था। मैं उसके बाद गया नहीं, वो सब ऐसा हुआ। उसके बीच में ना क्या हुआ, मेरा एक अटेम्प्ट जो था वो आई फेल्ड इन फाइनल। तो फाइनल में वो अटेम्प्ट फेल होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बाबा का मेमोरी लॉस जो हुआ उसमें व्हाट हैपेंड, जब मैं एग्जाम देने गया तब ही वाज गुड, ही वाज बेटर इनफ, बट जब रिजल्ट आने के बाद जब मैं बाबा के पास जाने के लिए बताने के लिए गया, तो उनको जब मैं बताता हूँ कि बाबा मैं सीए हो गया हूँ आज, तो देखिए कैसा होता है, जिस इंसान के लिए आप सीए बने हो उस इंसान को आज सीए क्या है ये समझ नहीं आ रहा है, ये याद नहीं आ रहा है। तो वो जो मैंने वक्त देखा ना, वो वक्त एक मुझे रिग्रेट होता है कि शायद वो अटेम्प्ट मुझे ना लगता और मैं पहले अटेम्प्ट में पास हो जाता था, उस वक्त वो नहीं होता और ये होता, शायद लाइफ कुछ और हो सकती थी, ऐसा मुझे लगता है। वो एक रिग्रेट मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, मतलब अब भी नहीं भूलता कि जिस इंसान के लिए मैं सीए बना, मैं खुद के लिए नहीं बना सीए, मैं उसी के लिए बनाऊं। सो वो माय फादर, मेरे बाबा, उनके लिए जो एक मन में लगता है कि शायद उनको मैं जब वो अच्छे थे तब बता पाता तो शायद बात और थी। पर उस वक्त फिर वही चीज़ कि मुझे आज तक सीए में वो अटेम्प्ट लगने के बाद मेरी आई जो ठीक थी, जो ठीक है, उसने कभी मुझे डांटा नहीं, तब भी नहीं डांटा। सुना ये सब चीजें ना, अब शायद ये सवाल पूछ रहे हो इसलिए अब याद आ रही है कि देखो कैसा था, कि उसने मुझे आज तक कभी डांटा नहीं, मुझे उस बात के लिए कभी बोला नहीं। तो बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। कहते हैं ना कि उस वक्त वो, अगर उनको समझ आ जाती कि सीए क्या, हाँ सीए, क्योंकि उनकी वो इच्छा थी कि सीए होना चाहिए और उनके लिए बना, और उस वक्त मैं उनको समझा नहीं पाया कि सीए क्या होता है। उस वक्त उतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी मैं सीए कर रहा हूँ इसकी थी। तो इट मेड मी नॉर्मल, ठीक है हो गया, ठीक है। बट माई मदर इज विथ मी एंड उसने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। कहते हैं ना कि माँ के लिए शब्द नहीं होते, वो सच है। उसको नहीं, मुझे याद आ रही है कुछ पंक्तियां मैं सुनाता हूँ। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी, ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। तो दे आर द बेस्ट, मतलब जिन्होंने आपको बनाया तो उनके लिए तो आप कुछ भी कर जाओ कम है। तो ये उनकी जगह है लाइफ में। वंडरफुल, मतलब इट्स रियली इमोशनल बट आल्सो समथिंग टू लर्न, कि इतना सब कुछ जो पेरेंट्स ने किया आपके लिए, यू जस्ट गिविंग बैक टू व्हाट दे डिड, वो हाँ, बहुत छोटी चीज है वो एक्चुअली, अगर हम देखें बराबर तो है। जिस तरीके से उन्होंने बड़ा किया है तो। हाँ, मतलब वो डिस्टाइन था, ऐसा ही होना था, हम ये बोलने की सब बातें होती है, बट अब हम अगर पीछे जाके देखें तो मुझे अगर वो टाइम मशीन वाला कुछ अगर बोला जाए ना कि इफ यू आर गिवन द चॉइस, तो ये वक्त रहेगा कि मैं वो अटेम्प्ट मिस नहीं करना चाहिए था। मैंने आई शुड मैं इंडियन आइडल के ऑडिशन में भी गया था उस वक्त। तो ये दोनों चीजें साथ में ही, आई एक्चुअली फेल्ड इन, आई मीन मेरा फेलियर वाज वेरी अनलकी मैंने बोलना चाहिए, बिकॉज आई फेल्ड इन कॉस्टिंग बाय 1 मार्क। माय टोटल वाज अबव 200। आई क्लियर्ड ऑल दी, अपने एग्रीगेट पास हुआ था, बट ये 1 मार्क से पास होना, तो फिर मुझे लगता है कि ठीक है वो डेस्टाइन वैसे ही था शायद। पर ये खुशी मैं दे नहीं पाया उनको, शायद खुशी नहीं दे पाया, मतलब उनको बता नहीं पाया। और मैं उनसे हाँ हाँ ठीक है। फिर भी आई टेल यू, जब मैंने बताया कि बाबा मी सीए झालो, तो उस वक्त ना उनके आंखों में आंसू देखे मैंने। मतलब हो सकता है शायद वो बोल नहीं पाए होंगे उस वक्त, लेकिन उनको वो शायद समझ में आ गई होगी बात। So this was his reactions. What did he say at that time? Did he say anything or did he not say anything? No, he did not say anything. And he started crying. Crying. So So maybe he understood yes, that. this is the first time I'm speaking this in public. Then I'm fortunate enough to No, get that. you asked the question and you touched the right place actually, I guess. No, but I wanted to unfold and uncover that aspect of it, which is never ever spoken about, because that's what connects us as individuals. Ki apart from the students, there are a lot of viewers who sometimes feel कि नहीं ठीक है ना, देखा जाएगा क्या है ये तो ऐसे, they take things for granted, Take the but you things never in know right when time. what happens when. The right time is very important. The right time is very important. सारी चीजें अपने आप नहीं मिलती है मेरे ख्याल से, कुछ चीजें पानी होती है, तो वो नाउ अभी इस ड्यूरेशन में कॉन्वर्जेशन में दो चीजें आई, एक तो रेडियो जॉकी का ऑफर
and दूसरा इंडियन आइडल का ऑडिशंस. I want to know more about both of these aspects. Again, these are, I mean, who can say I missed it? I mean, I'll tell you something. Again, वो बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन हो जाएगा लंबा. चलेगा सर. नहीं नहीं ऐसा नहीं, बट वो हुआ क्या था, रेडियो जॉकी का ऑडिशन था, हम्म, मैं अपनी हम्म, फ्रेंड के साथ गया था. हम्म, आई वाज नॉट रेडी, आई जस्ट वहां जाने के बाद हुआ ऐसा कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया था. 1200 कुछ कैंडिडेट्स थे, उसमें से 600 शॉर्टलिस्ट हुए. 600 में से फिर 150 हुए. 150 में से आखिरी 10 लोग थे और उन 10 में मेरा नाम था. वो होने के बाद मैं अगेन आई वाज हैविंग एन अटेम्प्ट आफ्टर अ मंथ. तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैंने सीए फाइनल में हूँ तो ये सब चीज़ों में कहाँ जाऊँगा मैं, ऐसा सोच के फिर मैं वहाँ गया नहीं. तो वहाँ ना जाने के बाद भी ऐसा, यू वोंट बिलीव, देयर वाज अ पर्सन, आई विल नॉट नेम, बट जो इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, फाइनल इंटरव्यूज के लिए 10 लोगों के, उन इंटरव्यूज के लिए जब वो हमारा इंटरव्यू चल रहा था तो उन्होंने मुझे 2-3 बार सवाल पूछा कि चलो आ जाओ, वी हैव टू गो फॉर अ ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग रहेगा, ऐसा ऐसा रहेगा, इतनी सब बातें बोल दी गई. उसके बाद मैंने उनको बोला कि नहीं सर, अभी तो मैं नहीं आ सकता, आई कैन कम आफ्टर 2 months. बोले 2 months क्यों? बोला सर आई एम डूइंग सीए, you know itself, doing CA itself is a pride. So I'm doing CA and I was telling him like, कि sir I'm doing CA, क्या आपको लगता है क्या I'll come for this? This was my expression then, I guess. तो ना वो बोले कि नहीं नहीं नहीं, but I feel your voice is very accurate for this, you should go for it, you should not miss this chance, because पहली बार नागपुर में रेडियो लॉन्च हो रहा है, उसके लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है. यहाँ पे मुश्किल नहीं, बहुत सारे लोग आपके कोशिश कर रहे हैं कि उनका हो नहीं रहा है, तुम्हारा अपने आप हो रहा है, एंड यू आर बेस्ट फॉर इट. मुझे भी लगता है पर्सनली यू शुड गो फॉर इट. यू वोंट बिलीव, 3 लोग थे तीन पैनल में, उनमें से 2 लोगों को उन्होंने हटा दिया और ये अकेले मुझसे बात करने लगे. और वो ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी हियर एंड देयर कि नहीं आशीष तू आजा. बट मैंने उनको बहुत बार मना किया, सर सीए फाइनल सर आई एम डूइंग सीए फाइनल. और आई आस्क्ड हिम कि 2 महीने रुको सर, आई विल कम. हुआ नहीं वो. तो आखिरी में ही सेड कि प्लीज वेट आफ्टर, प्लीज वेट आउटसाइड फॉर 10 minutes, मैं आ रहा हूँ. उसके बाद 10 मिनट वाला ये फिर से कन्विंस करेंगे मुझे. तो ही केम आउट एंड ही टुक मी विथ हिम और बोल रहे थे मुझे कि आशीष यू शुड थिंक वंस. मैं बोल रहा हूँ इसलिए, सर आप ही बताओ. वहाँ पे तब ना सब लोग नहीं थे ना, सर आप ही बताओ, मैं सीए फाइनल में हूँ. और ये तो कंपैरिजन सर, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन ना ये कंपैरिजन थोड़ा अलग अलग सा लगता है. तो ही सेड कि नहीं बट फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें आना चाहिए. सर आई विल रीथिंक, बट आई एम श्योर कि आई एम गोइंग फॉर सीए फाइनल एग्जाम्स. दिमाग में तो था कि हाँ बोल दूं, लेकिन उस वक्त फाइनल एग्जाम्स वर इम्पॉर्टेंट. तो उस वक्त क्या हुआ, यू वोंट बिलीव, उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है आशीष, अब मैं तुमको नहीं बोलूंगा, कन्विंस नहीं करने की कोशिश नहीं करूंगा, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो. एंड वी शुक द हैंड्स. उन्होंने मुझे बताया कि हाय आई एम दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट. So the one in the panel was a chartered accountant in front of whom I was saying CA finance, CA finance. Oh God. So that is all about that. And Indian Idol was the same thing. I went just like that. Dharampet College, Ambazari Road है ना, वहाँ पे वो auditions हुए थे. तो I went, वहाँ पे भी selection आ गया था. ठीक है. तो उसमें क्या हुआ फिर बाद में? कुछ नहीं, बस एक गाना खत्म. उसके आगे हम नहीं गए क्योंकि वही ना एग्जाम्स थे आगे. उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ये होगा, फिर राउंड्स होंगे, मुंबई आके फिर राउंड्स होंगे. बस मैं फिर बस मुझे बस वहां पे जाके गाना गाना था, मेरे लिए उतना ही. तो उस समय कौन सा गाना गाया था आपने? नहीं मैं गाना नहीं गाना बताना चाहूंगा. उसको मैंने खेळ मांडला मराठी गाना गाया था. अरे ये देखो माइक अभी हमने यही रखा हुआ है. नहीं फिर तो इसको अपन लोग थोड़ा आगे लेंगे, खेळ मांडला डेफिनेटली, बट आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ पीपल माइट नो अबाउट, बट दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मराठी कॉम्पोजिशंस. सो सुनना तो जरूर है, बट कुछ बातें और कर लेते हैं फिर. जी जरूर. नाउ have you मतलब अभी अगर आपको चांस मिलता है that you get into radio jockey or you do that, will you be willing to do that as like? No, actually now the life is set. Though I keep on exposures, I love to explore new things, or it will be one of the things definitely I can go for it. मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं अपने जो वक्त मैं मैनेज कर सकता हूँ उसमें से अगर वो कर पाऊँ तो आई एम रियली yes I am on for it. Viewers, you can link me somewhere. Wonderful. Now अभी आपने बोला कि there are a lot of things to do. So as far as I can understand, you are a chartered accountant who is into practice. You are a director of an IT company and Two IT companies. You do director of 2 IT companies. See,
two IT companies, then you are a teacher, then you follow music very well, you are a father, you are a husband, you are also a son. इतने सारे रोल्स है, हर एक चीज को आपको टाइम देना है, एंड स्टिल अगर हम लोग बोलते हैं कि सर आधी रात को यहाँ बैठना है, ये करना है, तो you still say कि हाँ आ रहा हूँ because I want to do it. So how does a day in your life look like, and how do you manage your time? I mean, that's what you said in the last, what was that? I want to do this. That's it. So I guess मुझे एक बहुत अच्छी लाइन किसी ने बताई थी, that if you think you can, and if you think you cannot, if you think you can, and if you think you cannot, you are absolutely right. So अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो, तो आप बिल्कुल सही हो. अगर आपको ये लगता है कि आप नहीं कर सकते, तब भी आप बिल्कुल सही हो. It's all about what you want to do. I mean, I'm not the one who can sit and that वो inherited serials to watch and everything जिसमें कुछ नहीं होता है. So ये चीजें देखते बैठना will be I mean, it's a choice obviously. I mean, there is a match going on in between Zimbabwe and Kenya. People still watch it. I don't prefer it. I don't know even Dhoni must be watching that or no. But that's how you go for it. First, the priorities are there. Priorities, if you are if you know them definitely, then you definitely skip those gossip things which are unimportant in your life. If you think more about those unimportant life are important in your life, you cannot go for the real importance in your life. And I guess that is the mantra I follow. If you can, and one thing is definitely sure, in your daily routine you should have something that energizes you, that something you're passionate about. So एक हॉबी अच्छी होनी बहुत जरूरी होती है, और दोस्त बहुत जरूरी होते हैं. आई टेल यू, मैं आज भी मतलब इतने दिनों बाद भी अगर मेरे दोस्तों से मिलता हूँ, मैं विराग से मिलता हूँ, हम अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, हम कई बार क्लासेस में भी, जब उसकी क्लासेस चलती होती है, मेरी क्लासेस चलती है, हमको वक्त नहीं मिलता है बात करने के लिए, तो हम कभी मिलते हैं तो यू वोंट बिलीव, अगर हम 10 महीने बाद भी मिले ना, तो हम 10 महीने पहले कैसे मिले थे वैसे ही मिलते हैं. तो ये कुछ चंद दोस्त है जिनसे ऐसा ही होता है. विराग, ये कुछ लोग ऐसे, विराग, शिशिर, अभिजीत, ये कुछ ऐसे दोस्त है जिनसे आज भी अगर मैं मिलूं तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये चंद दिनों की बात थी, शायद हम कल ही मिले होंगे. तो वो कुछ बहुत जरूरी होता है. इसके अलावा मेरे ख्याल से प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन जो आपकी लाइफ में आता है उसी से आता है. और शायद वो होता कैसा है, मुझे बैठने में जिस चीज में बहुत वक्त लग रहा है, वो अगर मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है तो मैंने वो नहीं करनी चाहिए. ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से. कुछ देश में ऐसी एक प्रोसेस है कि आप 12 साल 13 साल के होने के बाद ना, आपको काम करके शाम का खाना कमा के लाना पड़ता है. अब ये काम अगर आपको 12-13 साल में अगर रियलाइज होने लगे ना कि मुझे काम करके कमा के लाना है, तो ना आपको उस चीज की वैल्यू समझ में आने लगती है. यहाँ पे 12-13 साल में क्या होता है, हम एंजॉय करते हैं, शाम को बैठे, मैं रोज दोस्तों से मिलता हूँ, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है. अगर आपके पास वक्त नहीं है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके लिए, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से. और अगर आपको अनइम्पॉर्टेंट चीजें निकालते आ गई, तो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए बराबर वक्त मिलता है, और उसके बाद वो आदत बन जाती है. और मेरे ख्याल से अगर मैं दिन भर में ट्रेनिंग्स ना लूं, किसी को पढ़ाऊं नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है आज कुछ तो भी हुआ नहीं जो दिन में होना चाहिए था. तो मेरे ख्याल से वो बड़े पत्थर अगर बैठ जाए तो छोटे पत्थरों के लिए जगह अगर है तो फिट होगी, नहीं तो नहीं. सो मुझे ऐसा लगता है कि वो छोटी चीजें जो अनइम्पॉर्टेंट है वो तभी आएगी जब बड़े पत्थरों में से मेरे पास वक्त है. तो वही एक चीज मैंने कोशिश की, और ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. यहाँ पर टाइम क्वाड्रेंट सिंपल थिंग है. जब भी आपके पास वक्त आपको किसी चीज को देना होता है, तो उसका आई नॉट से बेनिफिट बट वैल्यू, समथिंग इज रिजल्ट. और ये रिजल्ट बच्चों से बड़ों तक सबके लिए इंपॉर्टेंट है या लागू है. किसी चीज में अगर आप वक्त दे रहे हो और उस वक्त देने की वजह से आपको कुछ अगर वैल्यू मिल रही है, वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, तो उस चीज को करना या ना करना ये चॉइस कीजिए एंड डिसाइड इट. आई बिलीव इन डिसाइडिंग एंड डूइंग. इफ यू डिसाइड समथिंग देन डू इट. ओनली डिसाइडिंग इज यूजलेस. सो कुछ करना है तो आपको वो करना है. तो मेरे ख्याल से इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट, एंड इफ यू थिंक यू कैन नॉट. तो मेरे पास इतना करके वक्त ही नहीं मिलता, तो मुझे जनरली ऐसा होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए वक्त नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से. तो दैट्स व्हाट आई फॉलो. It's very relevant because again I sometimes have a conversation with a lot of people, even with my friends, and मेरे को ये सुनने को मिलता है कि यार समय नहीं है.
समय नहीं है यार, मौका ही नहीं मिल रहा है यार, ये नहीं हो रहा है। बट द प्रॉब्लम इज कि दे हैव टाइम, इट्स जस्ट कि प्रायोरिटीज अलग है। दैट्स ट्रू। तो आपको कैसे क्या कि मैनेज करना 24 घंटे सबको मिले एंड The busiest man on the earth will always have time. ट्रू So I Exactly. guess this is the line which one should understand. तो ये वक्त ना होना बोलना एक चॉइस होता है. it's something which is very relevant actually. So अब ये तो हुई आपकी प्रायोरिटीज और ये सब की बात है ना। आपके एक बहुत ही खास मित्र है एंड ही कॉल्स यू सीए ऑन व्हील्स and we want to, I was discussing with him कि सर आशीष सर से बात करनी है and I wanted to know a few pointers from your side. And the first thing is I call him CA on wheels, and why don't you ask him about a typical day in his life? So we definitely want to know a typical day in Ashish sir's life. कि क्या होता है, कैसे उठने के बाद क्या होता है? I definitely wish to tell this, but what will happen if I go with this in public, people will get to know what my free time is then. But it's fine, you can edit it accordingly. Nah, I am in the morning. I start at 8, and in the afternoon, first I start with trainings only. In the afternoon time, I'm at office. I'm off for my office work. For some time for my company, I have to take some decisions. So those strategy decisions are taken. Look after the financials things and my clients in the afternoon. Evening again, I end my day with trainings only, and that's how the day goes on. In between, there are certain shows which I go for. Sometimes I even love to listen, and sometimes I have to perform. So all those shows generally are in the evening, so I can manage them. And in the night, definitely the time is for family. I try to, after 9:30, I generally try to be with family, and yes, with the friends, of course. So हमारे वक्त जो है ना, हमारे वक्त ऐसे होते हैं जो विराग calls me to meet, Shishir calls me to meet. It is the time which is 11:30 in the night. So उस वक्त कुछ नहीं, तो हम फिर उसके बाद भी I'll tell you, इतना दिन थकने के बाद वो कुछ लम्हे होते हैं ऐसे हमारे, वो वक्त होने के बाद ऐसा लगता है कि अभी तुम थके नहीं है यार, तो वी कैन अगेन हैव अ डे. So that's what that energizes us. So this is how the schedule goes on. A very fixed schedule, simple, normal schedule. There is nothing. सिंपल नॉर्मल लगता है लोगों को जब पता चलेगा कितनी सारी चीजें, तो they'll understand how many things. I cannot go that minute. Speaking around for like 6-7 hours, 8 hours during the day and still having the energy to work, and then again have meetings with your clients where you also have to speak again. एंड देन घर जाके फिर से वाइफ के साथ हो, बेटी के साथ हो, मॉम के साथ में बैठना, अगेन दैट वन थिंग. यस, कई बार थके हारे आने के बाद जब बेटी का चेहरा देखो ना घर पे, तो सारी थकान निकल जाती है. पता नहीं, अब ये सारी चीजें ऐसी जुड़ के आई हैं कि मैं कर सक रहा हूँ, इसलिए शायद ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है इसमें. दिस इज वेरी नॉर्मल. एनीबडी कैन डू इफ आई कैन डू, ऐसा लगता है मुझे. बस दैट्स द ओनली दैट दे मेरे ख्याल से ना लाइफ में जो करनी चाहिए चीजें वो पहले कर लेनी चाहिए, तो बाकी चीजों के लिए वक्त मिलता है. अगर आपने बाकी चीजें सारी पहले कर ली, तो फिर जो मेन चीज है ना उसके लिए वक्त नहीं मिलता. फिर हम बोलते हैं कि मुझे तो टाइम ही नहीं है. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. वंडरफुल. मतलब इतने सारे इनसाइट्स, इतनी सारी चीजें पता चली है कि अब डेफिनेटली हम लोग बीच में ढूंढेंगे कि अच्छा ये टाइम पे सर घर पे मिल जाएंगे. मैंने बोला अब देखो घर तो ज्यादा दूर नहीं, हम आप सीधा टपक जाएंगे. But this was about your profession and your family and a lot of aspects. Now I want to know one area which is your passion apart from music also. It's teaching. So obviously CAPS में आप बहुत समय तक नहीं पढ़ाते थे, विराग सर, and you had your own academy, so you were teaching there, and then you came into CAPS. And so why were you not there CAPS में पहले, और क्या reasons थे that you did not teach पहले and had a separate academy, and how is it been at Midcarees CAPS now? That's all. मैं बताऊँ तो मेरा टीचिंग करियर जो है ना, वो बहुत हद तक नहीं, बट 90% बोल ही सकते हो आप, बहुत हद तक विराग ने ही ड्राइव किया है. So I guess he's really, I mean, he's the one I told you who decided for me that I should be teaching. And I'll tell you, मैंने बताया ना, मेरा गाना अशोक सर ने ढूंढा, टीचिंग विराग ने, माय सीए करियर इज माय फादर. सो ना ये सारी चीजें ना बन के आई है, मुझे लगता है कि भगवान की दया से बन. तो बहुत बार ना आपको बोलते हैं ना कि वो कायनात आपके साथ होती है, वो पहले से जुड़ गई थी इसलिए हो गया. ऐसा बहुत सोचा नहीं, बट टीचिंग करियर इज रियली ड्रिवन बाय हिम.
So this question even you can ask him. So better than me he can tell you. So that is it. मैं पहले विराग के साथ मतलब विराग के साथ ही पढ़ाना शुरू किया है. उसके बाद फिर एकेडमी हुई, उसमें समझ में आया बहुत सारी चीज़ें कि इतना अच्छा सा हो रहा है सब चीज़ें. और वो स्टूडेंट्स के लिए हमेशा स्टूडेंट्स बदलते रहते हैं, पर जैसे तुम लोग जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आज भी आपको याद करते हैं, तो वो जो एक रिसिप्ट होती है ना आपकी, उसके लिए इंसान पढ़ाने के लिए कभी भी तैयार होता है. मैं बताया ना, एक दिन अगर पढ़ाएं तो ऐसा लगता है कि कुछ तो भी कम है आज, तो अब वो वैसा है. सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन डेफिनेटली आस्क हिम कि बिफोर एंड लेटर ऑन व्हाई आई कुड नॉट और व्हाई आई डिड नॉट. He'll be the most right person, I'll tell you, that he can answer. No, I'm asking you because he has said कि तुम आशीष सर को पूछो. Let me understand from you. Is there any specific reason why? या क्या कारण क्या रहा? Because you are a wonderful teacher and you actually are. मतलब वैसे teachers मिलते नहीं आजकल. ऐसा मैं बोल नहीं सकता, but I can vouch for it. Like, and not only me, a lot of viewers who are viewing it can vouch for it. So. Yeah, that was the only reason. Later on, the moment I'll tell you I'll tell you one thing about Virag. When Virag asks you to teach something, first he has a confidence. Second thing, he's always the person who will give you liberty. I mean, this is fair enough to say that what made me to come again with Virag and what made me not. So when you feel something that you are the reason for something and you are doing it, he will never take the credit of what I am today. तो ये जो चीज़ है ना उसकी, ये चीज़ मिलनी चाहिए आपको. स्पेसिफिकली जब आप पैशनेट टीचर होते हो, सिर्फ प्रोफेशनल नहीं. तो ऐसे वक्त ना मुझे ऐसा लगता है कि ही इज वन ऑफ द लीडर्स. सो मैं तो बोलूँ मेरी टीचिंग करियर में बहुत बहुत ज़्यादा he has driven the things. So ये करते हैं, उसने बोला शुरुआत भी वही थी और अंत और फिर से शुरुआत भी वही थी. So that liberty is the reason. Right. आप अगर किसी को उनके हिसाब से चीजें नहीं करने दे सकते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे कभी, फिर वो स्टूडेंट हो या टीचर, है ना. That is very true. वो बहुत important है, freedom. Yes. So this is the reason and answer. We clearly understood the point. Now पिछले पॉडकास्ट में एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, and I want to know more in detail about one student interaction that changed your perspective on life. So again the same thing. Do we have that much time? सर समय की कोई चिंता नहीं, आप बिल्कुल बोलिए. एक ट्रेनिंग था पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे. आई वाज टेकिंग इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक एंड उसमें एक विनिंग एटीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा टॉपिक था. इस टॉपिक पे पढ़ाते वक्त ना क्या हुआ, द सेशन वाज गोइंग ऑन और उस सेशन में ना 2 रोज थी ऐसे सामने, लेफ्ट रो एंड राइट रो. राइट रो के इस एक्सट्रीम लेफ्ट में एंड में एक बच्चा बैठा था. वो बहुत पहले से बैठा था, जब सेशन शुरू होने के 10-15 मिनट पहले बैठा था. बाद में सारे बच्चे लंच लेके आए थे और फिर मेरा सेकेंड सेशन था तो उसमें वहाँ बैठे थे. तो वो सारे बैठे हुए, वो अकेला बंदा था जब मैं आया और वो था. बाकी वक्त तो आई वॉज जस्ट सीइंग हिम. तो मैं जब एंटर किया रूम में तो उसने हाथ दिखाया मुझे. बोला ये मिला तो नहीं, मैं पहली बार मिला था क्योंकि इट वॉज आउट स्टेशन ट्रेनिंग. बोला ये कौन है, बट ठीक है. बोला ही वॉज वेरी स्माइलिंग, अमेजिंग. आई टोल्ड यू द नेम सरीश. तो ना उसने वो सब 15 मिनट में हमारा सेशन शुरू हुआ. 5-6 घंटे सेशन चला था. 7 बजे मुझे वापस निकलना था, तो उसके पहले 6 बजे की बात है कि उसके जो एक्सप्रेशंस थे ना जो उस ट्रेनिंग में, वो एक्सप्रेशन सच में आज भी मुझे याद है. अगेन द सेम थिंग इट इज हैपनिंग. क्योंकि ना वो बहुत ही अलग बोल रहा था, आवाज के बिना वो इतनी अच्छी एक्सप्रेशंस दे रहा था मेरे हर. और ना जब आप ऐसे टॉपिक पढ़ाते हो जो आपके इमोशंस से कनेक्टेड हो, तो ऐसे टॉपिक्स पे वो जो मुझे रिस्पांस दे रहा था ना, वो रिस्पांस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. और ऐसा ना होता है ट्रेनिंग में, आपको 2-4 बच्चे जो होते हैं ना आपकी ट्रेनिंग में, ऐसे होते हैं जिनके आप आई कांटेक्ट करना चाहते हो, हाँ उनकी तरफ देख के पढ़ाना चाहते हो. ऐसा हो ही जाता है कि दे कैच अप. तो ऐसा ही वो बंदा था जिसने मुझे उस वक्त मेरी आंखों को रोक लिया था कि हाँ, हर बात बोलने के बाद मैं इधर उधर देख के आई यूज्ड टू चेक हिज रिस्पांस. और ऐसा हुआ था एंड ही वाज गिविंग मी रिस्पांस, ही वाज रिस्पोंडिंग मी वेल. सो एक बार ऐसे हुआ कि डिड यू गेट इट, तो ही यूज्ड टू से दिस. One moment came that I was taking the topic called as attitude. So
something I was telling, that attitude is something that is not seen in others, that has to be developed in ourselves. ऐसा कुछ भी बताते बताते, so it was like a topic which I explained, and I felt that that is a misconception in the people. So I thought that I am clearing this misconception now, and now it is clear to everyone. So the moment this came, I wanted the response of him. So I was waiting for him to respond. So the moment I saw him after the entire class, there was a clap in the class. He was also clapping. The moment I made my eyes was looking after him, so he said, so it was like a winning moment. Yes, you won the topic, right? That was a response. After that, what happened after the session ended, मैं उसके पास मैं सारे स्टूडेंट्स मिलने आ रहे थे, नंबर लेते हैं, बात करते हैं, तो ना आई वाज वेटिंग कि ये बंदा कब आता है मुझसे मिलने के लिए, मतलब ये आ जाए तो मुझे इससे बात करनी है. बट इतने सारी भीड़ में ना मुझे निकलना भी था, पर इतनी सारी भीड़ में ना वो बंदा, मैं उसकी राह देख रहा था कि ये बंदा कब आता है मुझसे मिलने के लिए, और वो ना आ नहीं रहा था. तो मुझे यार बोला ठीक है, अगर नहीं आया तो बंदा, मैं जाऊंगा मिलने. तो सारे लोग मिलके गए और सब थोड़ी भीड़ कम हुई, तो मैंने उस भीड़ को थोड़ा क्रॉस करके निकल गया उससे मिलने के लिए. वो वहीं बैठा था जहां शुरुआत में बैठा था. मैं जब वहां उससे मिलने के लिए गया तो वो ना एक ऑकवर्ड मोमेंट होता है कि टीचर इज कमिंग टू अ स्टूडेंट एंड मीटिंग, वो वैसा वक्त था. मैं गया, मुझे 5-6 घंटे की ट्रेनिंग के बाद भी मुझे सूझ नहीं रहा था उसको बोलूं क्या. Why I'm coming to you. So मैंने बोला कि how are you? How do you find the session? He was, how are you? This was his expressions. How did you find the session? Did you enjoy? मजा आया? He was said कि, ठीक है, this is second expression. Now third, बोला I liked the way you responded. बहुत अच्छा लगा. और ना बहुत बार इस चीज की, ये सब मैं एक्सप्लेन करने लगा. आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बताने लगा कि यार जो एक्सप्रेशंस तुमने दिए ना वो सच में बहुत अच्छे थे, एंड इट वाज मोटिवेटिंग मी टू गो अहेड एंड अहेड. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. ही सेड थैंक यू क्या जी भाई. सो ना उतने में मैं उससे बात करते देखना, 2 बंदे उधर से पीछे से दौड़ के आए, उसके पीछे खड़े हो गए, और मुझे देख के ऐसे मुझे आंखें मिलाने की कोशिश कर रहे थे वो दोनों. मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, बट मैं उससे बात करने में बिजी था. उतने में एक की आंख मुझसे मिल गई, और मैंने बोला कि वो मुझे बोला कि सर आप बात तो कर रहे हैं, मतलब ऐसा था वो, आप बात तो कर रहे, बट ही कैन नॉट स्पीक, वो बात नहीं कर सकता. एन ऑब्वियस थिंग दैट किसी इंसान के बारे में जो इंसान इतनी बात कर रहा था आपसे 5 घंटे बिना कुछ बोले, उसके रिस्पॉन्सेस से, वो इंसान बात नहीं कर सकता, ये मैं सहन ही नहीं कर पाया. बात तो बहुत थी कि मैं पढ़ा रहा था इमोशनल इंटेलिजेंस और एटीट्यूड, वरना वो उस वक्त में मेरा आई वाज फ्रोजन. बोला यार ये क्या है, ये बंदा जो मुझसे इतने देर से एक्सप्रेशंस पे बात कर रहा है, वो बंदा बात नहीं कर पाता. आई वाज लाइक ये तो कुछ अलग बात लग रही है मुझे, क्या. तो ना मैं बोला यार नहीं, मैं इसके साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता हूँ. तो आई मैं बोला कि यार मेरा भी, मैं डिनर के लिए जा रहा हूँ, तो यू कम विद मी फॉर डिनर. आई कैंसिल द प्लान टू गो, मतलब हम यही डिनर करेंगे और यहीं जाएंगे. तो मैं बोला चलो यार. तो उसको मैंने ऐसा हाथ दिया, लेट्स टेक इट दिस वे, मैंने हाथ दिया और ऐसे उठाने की कोशिश की. यू वोंट बिलीव, वो नीचे गिर गया यार. अब जो सिचुएशन थी ना, कि जो मुझे 5 मिनट पहले पता चलता है कि वो बात नहीं कर सकता, दूसरा जो चीज मुझे पता चला कि वो बिना पैर के है, वो चल नहीं सकता. पहली बार तो कुछ नहीं, मुझे पता नहीं था, इसलिए आई वाज अननोन. बट इस वक्त मैंने उसको हाथ लेके खींचा और वो गिर गया यार. वो गिरने की वजह से मेरे मन में ना एक वो, आई फेल्ट लाइक गिल्टी कि यार ये क्या कर दिया. यू वोंट बिलीव, उस वक्त भी मेरे को ये नहीं सूझा कि उसको उठाना चाहिए. आई वाज लाइक, आई वाज जीरो, ये क्या है यार. वो गिर गया, मुझे बिल्कुल सूझ नहीं रहा था कि इसको हाथ देके उठाओ. यू वोंट बिलीव, मैं यहाँ पे हूँ, उसने मेरी पैंट ऐसी नीचे खींची. यार तुम गिरा दिया मेरे को, उठा तो कम से कम. सो हाँ ये फिर बाकी दोनों भी आए, मैंने भी उसको उठा के फिर बिठाया. एंड आई वाज लाइक आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि. एंड ही वाज स्टिल कूल. हाँ ठीक है ना यार, खाना खाने चलते, मुझे भूख लगी है. सो हम गए खाना खाने. तो आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग हिम कि क्या हो सकता है इंसान की इतनी कुछ कमियां होने के बाद भी आप इतने खुश रह सकते हो. ये ना मेरे दिमाग में घूम रही थी बात कि यार कोई इंसान ऐसे कैसे इतना कैसे खुश रह सकता है, जब उसके पैर नहीं है, बात नहीं कर सकता, पर वो खुश कितना रहता है.
यू वोंट बिलीव, मैंने जाते जाते जब हो गया कि बात बाय, अभी वक्त हो गया कि जाने का, मैं उसको पूछा, यार सतीश, आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क, हाउ आर यू सो मच हैप्पी? सो मैंने आपको उस दिन जो बताया था ना कि पेपर नैपकिन जो होता है, टिश्यू उसने लिया और टिश्यू पे उसने मुझे लिख के दिया कि सर, उसने ये भी लिखा है वहां पे कि सर, आई हैव रेड दिस समवेयर कि डू द थिंग्स फॉर हैप्पीनेस रॉन्ग, do the things out of happiness, right? So that's what the line which I really remember always, that a student taught me really, कि खुशी के लिए चीजें मत करो, खुश होके करो तो शायद चीजें अच्छी होती ही है, क्योंकि जब हम किसी चीज को टारगेट मान लेते हैं ना, वो आपने अचीव कर लिया तो आप रुक जाते हो वहीं पे। आपने उस चीज को टारगेट नहीं माना और उस प्रोसेस को एंजॉय किया, तो मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं रास्ते। सो दैट वाज द क्रक्स ऑफ इट। सो वो जो बात बोली कि आई डू द थिंग्स आउट ऑफ हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस। सो वो ये वाकया था कि जो मुझे वो सिखा के गया। क्रेजी, वंडरफुल सर। अब अपन एक नेक्स्ट एडिशन पे मूव करेंगे जिसमें Okay. मैं खुद को प्रमोट करना पसंद करता हूं। I call it कॉफी विद अमन। ओके कूल। सो कॉफी मग्स हमारे यहाँ पे भरे हुए हैं गाइस, हाँ। आ चुके हैं और आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर इंट्रीगिंग ऑन, कुछ यस और नो क्वेश्चंस है, कुछ में ऑप्शंस है एंड कुछ क्वेश्चंस में शायद कुछ डिटेल्ड आंसर्स है। सो लेस थिंकिंग टाइम, मोर क्वेश्चंस एंड फन आंसर्स Done. is what we expect. Shoot. So if you were a student in your own class, would you enjoy it? I am not sure, but yes, I'll try because content is important at times, not the fun. Favorite school lunch item ever? Sandwich. Sandwich. If you could ban one word or phrase students use, what would it be? Repeat, please. If you could ban one word or phrase students use, what could it be? I'm depressed. I hate this word like anything. I mean, nowadays students use this word like anything. मतलब बुखार है, वायरल है, वैसा depressed हूँ. I don't like this at all because this is the most negative word we can say कि कोई ये बोल के कैसे क्या, मतलब मेरे ख्याल से ये बोलते वक्त ही इंसान डिप्रेस होता है, ये ना बोले तो क्या का anyway. One subject you hated in school? Oh, I told you that only, right? I didn't hate, but yes, that used to make me feel myself down. कि तू क्या कर रहा है, ये हो पाएगा क्या तुझसे? That was maths. Maths. Who's your favorite fictional teacher? Oh my God. Can you explain what exactly you're expecting me to So explain? fictional teacher मतलब someone who is not actually there in real life, मतलब या कहीं कॉमिक्स में या कोई मूवी में आपने किसी को देखा हो like in a teacher role है, वो आपको बहुत सही लगा हो? ऐसा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सच में संगीत सीखना चाहिए था तो हरिहरन थे। हरिहरन है। हरिहरन जी इज समवन जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो वंडरफुल। वन लेसन यू थिंक दैट एवरी स्टूडेंट मस्ट लर्न, नॉन एकेडमिक लेसन? they should respect their parents, specifically when they are no one. They should understand the values, क्योंकि क्या होता है, हम बचपन से हमको जिन्होंने बनाया है वो जानते हैं हमारे बारे में ज्यादा, सो हमने उनकी ज्यादा सुननी चाहिए रादर उनकी वैल्यूज। कई बार क्या होता है, हमको वी इग्नोर देयर, ऐसा सोच के कि ये जनरेशन है, दे हैव गॉट जनरेशन गैप। सो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये चीज भूलनी चाहिए या भूलनी नहीं चाहिए कि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। मेरे ख्याल से तो जिस इंसान ने हमको बनाया, उसने हमको बिगाड़ के तोड़ भी दिया ना, तो उसकी गलती नहीं हो सकती, वो ना गुनाह हो सकता है। तो ये इतना बड़ा राइट जिस इंसान का है, वो भगवान के रूप में हमारे साथ पेरेंट्स होते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करना, ये तब तक सिर्फ हम बड़े होते तब तक नहीं, बिकॉज वैल्यूज गेट, ऐसा बोलते हैं ना कि पहले 7 साल तक तो आप अपने पेरेंट्स की तरफ देख के बड़े होते हो, फिर 7 साल के बाद 14 साल तक आप अपने टीचर्स और हीरोज को देख के इंस्पायर होते हो, उसके आपकी वैल्यूज डेवलप होती है। राइट। फिर 14-15 साल के बाद आपके 21 साल तक जो है आपके पीयर, मतलब दोस्त जो होते हैं, ये इस वक्त मेरे ख्याल से पीयर जो होते हैं, इस वक्त ये पीयर ग्रुप बनते जाता है। उस वक्त हमको लगता है कि पेरेंट्स को क्या समझता है, तो ये अगर आपको लग रहा होगा तो ये एक सोच उन्होंने बदलनी चाहिए, क्योंकि 21 के बाद तो किसी के हम सुनते नहीं है, तो वो सुननी चाहिए मेरे ख्याल से, अगर 14 ऑनवर्ड्स अगर हो सके तो, क्योंकि उन्होंने, और वही होता है हम बड़े होने के बाद हमको लगता है कि पेरेंट्स क्या, वी टेक देम ग्रांटेड, बस यही था। सॉरी अगेन, एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो गया। नहीं, वो मैंने बोला ना, कुछ क्वेश्चंस में लगेगा, चलेगा। एवर गिवन अ स्टूडेंट फुल मार्क्स जस्ट फॉर क्रिएटिविटी? Yes, he was not deserving. I had allotted him 2 marks. I don't know again whether should I say this, but it was a board exam I had given him for the
way he has answered. 1 mark, he was short of it. I have given him 100 marks and I fought for it in the group of all evaluators, and I given him 1 mark. Otherwise he was at 79. I made him to go for 80 because his answer was amazing, I must say. And so that's yes. अमेजिंग मतलब एक्चुअली टेक्निकली अमेजिंग था या Techni- क्रिएटिवली अमेजिंग था? The way he explained the concept, it was apt for the way the question was asked. ओके, So I was on my stand कि ये Hmm. गलत नहीं लिखा है, ये Hmm. सही लिखा है, तो we should Hmm. allot them marks. राइट. Why should not? कुछ लोगों ने बोला, मना किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा Hmm. नहीं. I said कि yes, I'll take the risk if it comes. So that was yes. वंडरफुल. कॉफी और चाय? Coffee. Coffee person. And do teachers actually talk about students in the staff room? At times, yes. I mean, I guess yes. Many of times the problems come in. जैसे I'll say कि ऐसा नहीं होता है कि हम उन्हीं के बारे में बातें करते हैं, स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, बट ऐसा होता है कि यार ये स्टूडेंट जो है ना, ये हाथ से बाहर जा रहा है, ये स्टूडेंट को क्या करना चाहिए. कई बार क्या होता है ना, दो लोगों के दुख मिल जाए तो उनको और बेटर लगता है. तो अगर किसी के क्लास में कोई स्टूडेंट होगा जो तकलीफ दे रहा है, तो उस स्टूडेंट के बारे में होती है. यस, होती है बात. Okay. If you want to give any 3 advice to your younger self or maybe to the students out there, what would it be? फर्स्ट, बिलीव योर सेल्फ. मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मोटिवेशन कहीं और से नहीं मिलता है. जब हमारा अपने आप में विश्वास होता है तो दैट्स वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो विश्वास करने लगता है. बचपन से लेके आज तक आपने जो किया होता है, उसके हिसाब से अगर आप वही चीजें करते रहोगे तो चीजें बदलती नहीं है. तो बेसिकली सबसे पहले ना, मैं जब भी बोलता हूँ कि हाँ ये मैं करना चाहता हूँ, तो उस वक्त जो सबसे पहली आवाज होती है वो किसी और की नहीं होती है, वो आपकी होती है. तो वो अगर पहली आवाज आपने सुन ली और वो आवाज अगर पॉजिटिव है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव परसेप्शन इन माइंड. सो मेरे ख्याल से वो जो सेल्फ बिलीफ होता है, वो सेल्फ बिलीफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ बिलीफ. सेल्फ बिलीफ ये होता है कि आप खुद कुछ करना चाहते हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलता है कि हाँ आप ये कर सकते हो. कई बार क्या होता है कि मैं बोल रहा हूँ कि आई शुड अर्न 95 मार्क्स इन द एग्जाम्स. उस वक्त पहली आवाज किसकी आएगी आपके दिमाग की? तू 95 मार्क्स लेगा. सो अगर ये आवाज आ गई तो आपका आधा जो मोटिवेशन है वहीं पे घुस जाता है. और अगर आपने वो उस वक्त आपके अंतरात्मा की आवाज आई कि हाँ यार यू कैन डू इट, तो वो जो सपोर्ट मिलता है, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से हमने हमारे साथ होना सबसे पहले जरूरी है, फिर आप दूसरों से मांग लो सपोर्ट. तो सबसे पहले खुद के साथ हो जाओ. सेल्फ बिलीफ, कीप द सेल्फ बिलीफ. और सेल्फ बिलीफ के लिए ना आपको खुद को विश्वास दिलाना होता है कि मैंने क्या करना चाहिए. क्योंकि ये जो आवाज आई कि तू ये नहीं कर सकता, ये किसने दी? आप ही ने. ये जो आवाज रजिस्टर होती है ना, ये रजिस्ट्रेशन को चेंज करना चाहिए मेरे ख्याल से. तो आपने वो चीज जो आप करना चाहते हो उसको करना शुरू करना चाहिए. ये सबसे पहली चीज. दूसरी चीज, यू शुड नॉट वेट फॉर लॉन्ग कि ये चीज ऐसी कर, ये अब मैं करूंगा, ऐसा अब मैं करूंगा, ऐसा तब करूंगा ना. यू शुड स्टार्ट डूइंग थिंग्स टुडे. 10 साल बाद मैं सेटल होऊंगा तब ये करूंगा. 10 साल किसने देखे हैं? तो आपने ये चीज अगर आज से शुरू कर दे तो शायद चीजें होना शुरू होती. स्पेसिफिकली जब आप पढ़ते हो और आप पढ़ना चाहते हो, कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम के एग्जैक्टली 1 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले. दे डोंट नो इवन द सब्जेक्ट, और वो चाहते हैं कि, मुझे बहुत बार फोन आते हैं कि सर आज पढ़ाई चालू की तो होगा क्या. सो ये जो चीजें है ना, इस चीज के लिए एक सजेशन है कि यू कैन नॉट बिल्ड एनीथिंग ओवरनाइट. सो ये पढ़ाई के बारे में भी ऐसी है यार. अगर आप आज पढ़ना शुरू करोगे और कल हो जाएगा, तो दिमाग की भी लिमिटेशंस है. आपके दिमाग में पहले ही थॉट्स बहुत है, उसमें पढ़ाई ये सब चीजें ना, फिर वो जो मेस होता है उससे बचने के लिए मेरे ख्याल से यू शुड, रादर देन प्लानिंग फॉर अ बिग थिंग, यू शुड स्टार्ट डूइंग स्मॉल थिंग्स. कई बार ऐसे होता है कि आज का दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, तो ये दिन ना आना चाहिए फॉर अ स्टूडेंट, फॉर पीपल, कि आपके दिमाग में ऐसा कभी नहीं आना चाहिए कि रात में सोने के पहले कि मैंने आज का दिन कुछ नहीं किया. सो ऐसा ना हो, इसके लिए आपने छोटी छोटी चीजें करना शुरू करना चाहिए. बहुत बड़ी चीज के लिए राह देखने से अच्छा छोटी छोटी चीजें करना चाहिए. स्टडीज के बारे में बात करो तो आपने उसको डिवाइड करना चाहिए बहुत स्मॉल क्लस्टर्स में, और उसको वैसे पढ़ाई शुरू करनी चाहिए. मेरे ख्याल से अगर आपने एक दिन शुरुआत की ना, तो ये छोटी छोटी चीजें बन के आपकी आदत बनती है. एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव डिसिप्लिन कम्स विद. सो आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस दिन बोलेगा कि हाँ ये आप कर सकते हो, तब तक आपने वो ट्राई करना चाहिए. जिस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि आप ये कर सकते हो, उस वक्त आप कर जाओगे. ये दूसरी चीज. और परसीव चीजें अच्छी करनी चाहिए. इफ यू परसीव राइट थिंग्स, you definitely get what exactly you want. Lovely. So at the end I want to ask, a lot of students have a doubt कि mid careers caps ही क्यों join करना चाहिए. So do you have any answer for that?
अगेन द सेम थिंग, मैंने जैसे बोला कि सेल्फ बिलीफ, हमको हमारे स्टूडेंट्स में बहुत बिलीफ होता है. द रीजन इज वी नो द प्रोसेस. इट्स अ फैमिली काइंड ऑफ थिंग. आई टेल यू, यहाँ पे जब आप पढ़ते हो तो मुझे, मैं अब खैर मैं ऐसा नहीं कि मैं विराग के साथ हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बट ये मैं एज अ थर्ड पर्सन आपको बता रहा हूँ, ऐसा समझना, या सब लोग सुन सकते हो, या ये पॉडकास्ट उसके लिए ऐसा समझ के मत बोल सोचिएगा. मैं जानता हूं कि आपको कौन सी चीजों की जरूरत है और वो चीजें वहां पे है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा वहां आना चाहिए. अगर आप इतना ही समझते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सपीरियंस फैकल्टी के पास है, वो एक्सपीरियंस आपको 1 मिनट में वहीं मिल जाएगा, और वो एक्सपीरियंस शेयर करने में हम लोग बिल्कुल हाथ रोकते नहीं. दूसरी चीज, विराग, वृंदा मैम, ये सब लोग ना, जिस हिसाब से दर्शन सर फॉर दैट मैटर, जिस हिसाब से, या पूरा स्टाफ स्टूडेंट्स की तरफ ध्यान देते हैं, उस वक्त पेरेंट्स अपने घर में सच में निश्चिंत हो सकते हैं. बिकॉज दैट डिसिप्लिन, दैट काइंड ऑफ राइट डिसिप्लिन इज इंटैक्ट. तीसरी चीज, बहुत सारी आसान चीजें होती है, बताए बच्चों को अगर हम अपने पास रखना चाहते हैं, साथ में रखना चाहते हैं तो, क्योंकि आज जानते हो आज की तारीख में ना बहुत सारी चीजें ऐसी जो बहुत आसान है, मस्ती, ये सब चीजें करवा के हम उनको साथ में नहीं रखना चाहते. जो चीज आपको, हम अपने स्टूडेंट्स के साथ दोस्तों जैसी मस्ती भी करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम फोरम पे खड़े हो तो उस वक्त हमको दोस्त समझ के पढ़े, हमको टीचर समझ के ही पढ़ता है. तो ये जो मुझे कुछ डिफरेंसेस लगते हैं कि जो सच में वहां पे हमने रखे. और सबसे बड़ी बात, द मोरल वैल्यूज. कैसा है ना, कहीं और किसी चीज को घुमाने के लिए लेके गए और मस्ती करे, ये सब चीजें बहुत आसान हो जाती है, बहुत ही आसान है सच में, जिससे हम उनको अपने साथ रख सकते हैं. पर ये चीज ना करते हुए भी अगर वो हमारे साथ रह रहे हैं, मतलब कुछ तो अलग है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फैमिली बिलीफ होता है कि ये हम साथ में है, ये बहुत बड़ा अलग बात मैं बताना चाहूंगा, जो मुझे लगता है कि यस, दिस इज समथिंग न्यू एंड यूनिक वी हैव गॉट. बहुत सुंदर तरीके से आपने उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया जो लोग वो एक्सपीरियंस 2-3 साल में सीखते हैं. लाइक आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड बिकॉज आई हैव लिव्ड इट. और ये सवाल, मतलब अब ये सवाल मुझे तो पता ही नहीं था, बट ये जो आया वो सच में जो आ रहा है, वो जो मुझे लगा कि हाँ ये डिफरेंसेस है. देखिए, पढ़ाना तो है कि पढ़ाई तो कहीं भी हो ही जाएगी ना, पर आपको जो उस चीज के लिए जरूरी चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे मिल रही है तो एक्चुअली प्रेफर्ड. और ये मैंने ऑब्जर्व किया है व्हेन सिंस आई एम विद हिम, मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये चीजें सच में फॉलो हो रही है वहाँ पे. एंड अगेन पीएच मिटकरी सर इज द रीजन, एंड विराग इज कैरिंग द थिंग्स वेल. कैरिंग लेगेसी. यस, वंडरफुल. थैंक यू सो मच आशीष सर. मतलब अ लॉट ऑफ अनटच्ड एरियाज जो शायद मैंने भी कभी नहीं सुने थे आपके बारे में, मेरे को भी नहीं पता था, और वो सारी चीजें हमको पता चली. लाइक वी टच डाउन ऑन टाइम मैनेजमेंट, टच डाउन ऑन मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, एंड हाउ टू कीप एवरीथिंग इन चेक, बैलेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस. कितनी सारी चीजें डिस्कस करी इन जस्ट दिस शॉर्ट टाइम, एंड रियली ग्रेटफुल टू हैव यू हियर. Same here. एंड I feel fortunate enough to have learned from all of you, and now getting a chance to let people know the real faces. Like हम क्लास में सिर्फ इतना देख पाते हैं, उसके आगे पीछे जो है, that is what I'm trying to do and bring out to the students and the kids, and I'm fortunate enough to do that. So thank you so much once again for coming to the channel. It was really great time with you. So here we end another wonderful episode of Chalk Talk with Midkaris, but आशीष सर साथ में है. बिना क्लोजिंग सॉन्ग के आज का पॉडकास्ट एंड नहीं हो सकता. हो गए दो. बिफोर द बाय बाय वी हैव अ वंडरफुल सॉन्ग एंड देन अ बाय. सर, अरे बाप रे, ये ना, मैंने बताया ना लास्ट पॉडकास्ट में बताया कि मुझे ऐसा गाना बोलने के बाद ना मुझे सूझता नहीं है कौन सा गाना गाना. तो अपन ने पहले डिस्कस किया ना वही वाला गाना. कौन सा? मराठी. अच्छा, एक बहुत अच्छा हिंदी में गाना है, मुझे बहुत पसंद आता है, मैं वो गाना चाहूंगा. व्हाई नॉट? It's a motivational one. राह पे काटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है. शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है. रुत ये ढल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी. हो
ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो. Beautiful. Thank you so much. So this was CA Ashish Ghate for you. Ladies and gentlemen, this is the end of another wonderful episode of Chalk Talk with Midkaris. See you again in one of the beautiful episodes once again. Till then, bye bye. Bye.